Hello everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all at Engineers वाला। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, विच इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मृदा यांत्रिकी और नींव इंजीनियरिंग। कैसे हो आप सभी? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी वॉइस और वीडियो दोनों एकदम क्लियर है क्या? क्या मेरी वॉइस और वीडियो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया। आपका जोश जो सुबह दिख रहा है मॉर्निंग के अंदर, जितना ज्यादा आपका जोश है उतना ही जोश मेरा भी है। और आज एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए, एजेई कैटेगरी के जितने भी एग्जाम हैं और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी जो एग्जाम होता है, सब में बहुत हाईली वेटेड सब्जेक्ट रहने वाला है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसी को हम लोग एकदम शुरू करने वाले हैं आज। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज का सर हमारा सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ अलग अलग बैचेस में भी देखो। और आज आपकी पहली क्लास है सॉइल मैकेनिक्स की। पूरी क्लासेस के बारे में पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है यशवंत और यशवंत पवार, और मैंने एसएससी जेई को 3 बार क्वालिफाई किया है। जो ड्रीम सपना आप लोगों का है वो मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, और साथ ही साथ आरपीएससी, एईएन और आरआरबी जेई जैसे एग्जाम्स को भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो हम लोग पूरे सेशन के दौरान हमेशा, अभी 1.5 महीना लगभग आपका सॉइल मैकेनिक्स चलने वाला है, इस पूरे 1.5 महीने के अंदर बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन हम लोग रखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ भी चुके हैं वो जानते हैं कितना डिटेल के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स को यहां पर कवर अप करने वाले हैं। और आपको भी, जो बच्चे यहां बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम कि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम सिविल इंजीनियरिंग में कोचिंग लेने आए हैं, पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका बेस एकदम क्लियर है, जिनका बेसिक्स एकदम बन रहा है या फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि मैं शुरू करूंगा एकदम बेसिक से, एकदम फंडामेंटल से, जीरो से एकदम लास्ट तक, हाई लेवल एडवांस तक हम लोग चलेंगे इस पूरे 1.5 महीने के टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल, सॉइल मैकेनिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सॉइल मैकेनिक्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है और हमेशा से रहा है, और मेरे से पढ़ने के बाद आप लोगों का भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है। कितने बच्चे, एक बार कमेंट करके बताओ, कितने बच्चे हैं जो यहाँ फर्स्ट टाइम सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं? देखो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पढ़ चुके होंगे। आज पहली क्लास में ही हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि किस तरह से आपकी क्लासेस चलने वाली है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेंगे हम कंटेंट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेंगे कि हम हमारी थ्योरी के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, ज्यादा उस समय बात नहीं करेंगे। लेकिन आज फर्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा एक सामंजस्य हम दोनों के बीच में, आप लोगों के और मेरे बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए शुरुआत में 5-7 मिनट की हम बातचीत करेंगे। मुझे पहले से बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं? डिप्लोमा में पढ़ी थी सर, फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। पहले पढ़ा था लेकिन भूल जाते हैं, बहुत बच्चे ये भी कह रहे हैं मेरे से, यहां से पढ़ने के बाद आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, क्लास के नोट्स, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले सर, नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स कैसे बनाने, जैसे जैसे मैं क्लास में साथ में लिखूंगा, क्योंकि कुछ भी आपके पास टाइप्ड कंटेंट नहीं रहने वाला है। मैं भी यहां साथ में आपके साथ क्लास के अंदर ही लिख के पढ़ाने वाला हूं, और वैसे ही आपको भी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, साथ ही साथ अपने नोटबुक के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स को बना लेना है क्लास के साथ साथ ही। किसी भी तरह का कोई भी बैकलॉग आपको नहीं रखना है पूरे सॉइल मैकेनिक्स में। 1.5 महीने तक एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर क्लास खत्म हुई उसके बाद 4-5 घंटे लगे हुए नोट्स बनाने के लिए, वो नहीं करना है। क्लास में मेरे साथ साथ क्लास के अंदर आपको नोट्स बना लेने हैं, और कोई भी डाउट हो दिल खोल खोल के पूछ सकते हो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, और यहां पर पूरा का पूरा मैं लिख लिख के पढ़ाने वाला हूं आपको, बिल्कुल जैसे नॉर्मल क्लासेस आप लोगों की चलती है, एकदम ऑफलाइन वाला ही फील आपको आने वाला है। एकदम दिल से कनेक्ट होने वाले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो नोट्स और हिंदी लैंग्वेज भी रखना। एक बच्चा बोला सर हिंदी लैंग्वेज ही रखना, ही नहीं, हिंदी लैंग्वेज भी रखेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये बैच रहने वाला है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, वैसे ही सॉइल मैकेनिक्स की सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जितने भी आपके पास डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उन सब के बारे में मैं हिंदी में भी साथ साथ आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग जो डिप्लोमा से हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना। हाँ, और पूरे सिलेबस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में पढ़ा था सर, बिल्कुल क्रैश कोर्स में पढ़ा था, डिप्लोमा में पढ़ा था। कहीं भी थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा 20% 40% आपने पढ़ा हो, लेकिन अभी जब मेरी क्लास में आप बैठे हो, एकदम फ्रेश माइंडसेट से बैठना। मैं भी एकदम फ्रेश माइंडसेट से हर बैच में आता हूं, तो आपको भी एकदम फ्रेश माइंडसेट से बैठना है और समझने की कोशिश करना हर एक सिंपल कॉन्सेप्ट को। शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं।
बोलना हिंदी में, लिखना इंग्लिश में, प्लीज सर। दोनों भाषाओं के अंदर काम चलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया, जैसे आपसे वादा किया गया था ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा बैच चलने वाला है। पहले ही दिन में सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, नोट्स कैसे बनाने हैं, किस भाषा में पढ़ाई होगी, सारी बातें फर्स्ट डे शुरुआत के 10 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि इन वाली जो डाउट्स हैं इनको मैं बाद में नहीं लेने वाला कि सर हिंदी में है, सिर्फ हिंदी में पढ़ाइए या सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाइए। ऐसा नहीं है, दोनों बच्चे मेरे प्रिय हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। तो दोनों के लिए मुझे काम करना है और मैं एकदम बाइलिंगुअल ही चलने वाला हूं आप लोगों के लिए। जितने भी मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, उन सबको टेक्निकल टर्म जितनी भी होंगी, जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, वो सारी मैं हिंदी के अंदर भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एक बार पूरे चैट बॉक्स के अंदर दिल बना दो और शुरुआत करो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे सॉइल मैकेनिक्स को। एक बार आप लोगों के साइड से एकदम जोश हाई हो जाना चाहिए। 2 घंटे की क्लास बेटा, 2 घंटे की क्लास चलने वाली है। एक बार कमेंट सेक्शन में पूरा दिल बना दो जबरदस्त तरीके से और फिर शुरू करते हैं आज की सॉइल मैकेनिक्स की क्लास। देखो लगभग नोट्स आपके पास जैसे प्रीवियस बैचेस वो लगभग 500 550 पेजेस के नोट्स होंगे, तो ऐसी एक बढ़िया सी कॉपी लेके, मोटी कॉपी लेके बैठना, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उतने में आपकी कॉपियां तो भरनी है, वो तो कोई डाउट नहीं है। और कोई भी पॉइंट्स में छुड़वाने वाला नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में निपटा दिया। पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ये आपको महसूस हो जाएगा। तो कॉपी हमेशा बड़ी लेके बैठना साथ में, ठीक है। आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, सारे एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स के अंदर से ही, ठीक है। जब मेरा 3 या 4 बार सिलेक्शन हुआ है इन्हीं नोट्स को पढ़ के, तो आपका तो बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये गारंटीड है, टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सर आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स मतलब मृदा यांत्रिकी का परिचय, लेक्चर नंबर 1, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये आपका सब्जेक्ट है, विच इज मृदा यांत्रिकी और नींव इंजीनियरिंग, दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो लेक्चर नंबर 1 और क्या क्या आज के लेक्चर में हमारे पास, ठीक है, क्या क्या आज के लेक्चर में हमारे पास कवर होगा। तो यहां पर देखो कंटेंट्स टू बी कवर्ड, इसके बारे में अभी बातचीत करते हैं। उसके बाद पहले ही क्लास के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि रेफरेंस किताबें अगर आपको पढ़नी है, वैसे आपको किसी भी तरह के रेफरेंस बुक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में दे दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस डीपीपी के थ्रू आपको मिल जाएंगे, डीपीपी के नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके पास। लगभग डीपीपी के थ्रू 400 450 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके हर वीकली टेस्ट होते हैं उसके थ्रू लगभग ओवरऑल अगर क्वेश्चंस की बात करें 550 क्वेश्चंस तो आपके पास डीपीपीज और टेस्ट के थ्रू पहुंच चुके होंगे। और क्लास के अंदर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 200 क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगा। जब तक कोर्स आपका खत्म होगा 750 क्वेश्चन सॉइल डेडिकेटेडली कॉन्सेप्चुअल सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आप तक पहुंचेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस और विद डिस्कशन। इससे ज्यादा बेटा जरूरत नहीं है किसी चीजों की, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी किसी भी मटेरियल से आप प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो यहीं से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और एंड में शॉर्ट नोट मिलेंगे, फरहान जवाद कह रहे हैं, तो एंड में आपको जैसे ही बैच खत्म होगा ये आपको शॉर्ट नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, सब कुछ बाइलिंगुअल में आपको कंटेंट मिलेगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन लाइव क्लासेस के अंदर आपको आना है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 750 से ज्यादा क्वेश्चंस, कंप्लीट थ्योरी और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी। तो बस आपको इतना सा काम करना है कि एकदम पूरे मेंटल प्रेजेंस के साथ क्लास के अंदर आके बैठ जाना है और मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाने हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो सब चीजें आपको मिलने वाली है, जो जो वादा मैंने किया है वो सारे वादे आपके पूरे हो जाएंगे। जब तक आपका बैच खत्म होगा आप खुद बोलोगे कि सर बिल्कुल मजा आ गया और अब हमें लगता है कि हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो रेफरेंस बुक्स के बारे में भी आज मैं बता दूंगा, कुछ किताबें बता दूंगा, ऑल दो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। सब्जेक्ट का वेटेज क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगता है। तो अगर सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है तो पढ़ने में और मजा आता है, सब्जेक्ट का वेटेज कम है तो हम इतना इन डेप्थ नहीं जाते। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स इसका सब्जेक्ट वेटेज बहुत बढ़िया रहता है, तो आपको जितना डेप्थ में जाना है उतना डेप्थ में इसमें जा सकते हो। इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स, फिर हम अपना टॉपिक को, हम अपने सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप सब लोग जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो @PW यशवंत सर, ये मेरा टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां आप सब लोग कनेक्ट हो सकते हो। यहां पर जो भी आपकी क्लास से रिलेटेड डाउट है, जो आप क्लास में पूछ नहीं पाए, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो बाद में और अपने डाउट्स आपके मन में आ जाते हैं, @PW यशवंत सर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और इसमें मैं एक्टिव रहता हूं। क्लास रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपके जो डाउट्स हैं उनके
के आप स्क्रीनशॉट यहां भेज सकते हो और वो मैं उसको रियल टाइम के अंदर उसको सॉल्व भी करेंगे। और आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी, मतलब क्लासेस के बाद अगर मुझे लगा किस बैच के साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए, वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, तो वो मीटिंग्स भी हम लोग कहां करेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @PW यशवंत सर पर। तो आप सभी को ये चैनल भी ज्वाइन कर लेना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे 1.5 महीना सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो एक मॉर्निंग मोटिवेशन, इससे मैं हमेशा शुरू करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि मोटिवेशन होना जरूरी है, उद्देश्य लाइफ में होना जरूरी है, आपको मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए? बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डिफिकल्ट तो रहेगा ही, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, पर डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए क्लास के अंदर जो बस कंप्लेन करते रहें, सर हिंदी, सर इंग्लिश, सर उर्दू, सर ये सर वो। नहीं, जो समझने के इंटेंशन से बैठा है, जो सरकारी नौकरी लेने के इंटेंशन से यहां बैठा है, वो बिल्कुल इन क्लासेस से बहुत रिलेट कर पाएगा और जुड़ जाएगा और लास्ट तक, क्योंकि ये बेटा मैंने पूरी जर्नी देखी है एसएससी की, पूरी जर्नी मैं देख चुका हूं एसएससी की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अप टू फाइनल सिलेक्शन, अप टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अप टू द ज्वाइनिंग, ये पूरी जर्नी मैंने सक्सेसफुली क्लियर करी है। तो मुझे पता है आपका हर एक फेज में आपका माइंडसेट कैसा रहता है, हर एक स्टेज पे आप क्या सोच रहे हो। बस कनेक्टेड रहो, ये सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है। लास्ट में जब ज्वाइनिंग ले रहे होगे और ज्वाइनिंग के बाद जब नौकरी कर रहे होंगे, आज भी बहुत सारे जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सीट पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और आज भी वो गाइडेंस लेते हैं, सर अब जॉब में हम लोग क्या करें। वहां तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूं। जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है वो जानते हैं मेरा नेचर, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो ये सर हमारा मॉर्निंग मोटिवेशन। अब अपनी एकदम से अपनी कॉपी लेके बैठो, बढ़िया शानदार, जो नई कॉपी आज आपने परचेज करी होगी, और सबसे ऊपर लिखो कंटेंट, क्या इंडेक्स हम लोग इस पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको एक बहुत बेटर आइडिया मिलेगा कि सारा का सारा सिलेबस, आप कोई भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, उतना हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ मैंने बताया क्लास में साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं, अलग से समय बर्बाद नहीं करना है, इतना समय नहीं है आपके पास। 5 महीने का मुश्किल से समय है, 5.5 महीने का समय, और 2024 में जो ये वैकेंसी आ गई है, इस वैकेंसी में मैं चाहता हूं आप सभी वहां पर जूनियर इंजीनियर बन जाओ। एसएससी की वैकेंसी हो और आरआरबी की भी एक्सपेक्टेड है, आरपीएफ की आ गई है। जो बच्चा संदेह कर रहा था, डाउट कर रहा था, समझ जाना इस बात को, आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसीज रेलवे निकाल चुका है, टेक्निकल भी बहुत जल्दी निकालने वाला है। तो तैयार हो जाओ पहले से ही, और मेरे साथ साथ नोट्स कॉपी खोलो और शुरू करो। सर आज मेरा बर्थडे है, शाहबाज अंसारी, शाहबाज आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, और बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए भी, क्योंकि आज सॉइल मैकेनिक्स शुरू हो गया है। देखो पहला चैप्टर सबसे पहले जो आज हम शुरू करने वाले हैं सर, ये होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। यहां से हम लोग शुरू करने हैं, मतलब मृदा यांत्रिकी का परिचय, मृदा यांत्रिकी का परिचय, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये आपका सर फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड सर हमारे पास इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखो इस पेन की वजह से थोड़ी मेरी स्पीड धीरे हो गई है, लेकिन आप लोगों की स्पीड बराबर तेज रहनी चाहिए, ठीक है। तो मिट्टी या मृदा के सूचकांक गुणांक, मृदा के सूचकांक गुणांक, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये हमारे पास रहने वाला है सर। इसके बाद देखोगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्ले मिनरोलॉजी। पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे लिख रहे हैं, पीडीएफ का वेट नहीं कर रहे हैं, साथ साथ मेरे लिख रहे हैं, और जैसे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके साथ, उतनी मेहनत आप भी कर रहे हो। तो क्ले मिनरोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, क्ले मिनरोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो मृदा की संरचना और क्ले मिनरोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो सर क्ले मिनरोलॉजी या क्ले खनिज के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मतलब मृदा की संरचना,
मतलब मृदा की संरचना, इसके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे इस वाले सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर। सर इसके बाद में क्ले मिनरोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल के बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे सर बेसिकली कैपिलैरिटी के बारे में, कैपिलैरिटी एंड स्ट्रेसेस इन सॉइल, कैपिलैरिटी कोशिकात्व एंड स्ट्रेसेस जो प्रतिबल लगते हैं मिट्टी के अंदर, एंड स्ट्रेसेस इन सॉइल, ठीक है, कोशिकात्व और स्ट्रेसेस इन सॉइल, कैपिलैरिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी बच्चों आपने कैपिलैरिटी पढ़ा होगा, यहां पर हम सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिकात्व व स्ट्रेसेस, प्रतिबल, मृदा में प्रतिबल और मृदा में प्रतिबल, स्ट्रेसेस इन सॉइल, जो हमारे पास यहां पर लगने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहां पर लगने वाले हैं। उसके बाद देखो सर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में। तो दोनों भाषाओं के बच्चे बिल्कुल आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल मतलब पारगम्यता, मृदा की पारगम्यता, मृदा की पारगम्यता के बारे में बहुत डिटेल के अंदर, मृदा की पारगम्यता। तो परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर तो ये हो गए सर। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के बाद में, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के बाद में सर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल पहले पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन अलग चैप्टर है। पहले पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का संहनन, मृदा का संहनन, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके बाद में सर, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल। क्या पढ़ने वाले हैं सर? सर हम पढ़ेंगे वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल, मृदा के अंदर वर्टिकल स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं। उसके बाद सर हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। एक एक चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में भी आने वाले हैं। मृदा का संघनन, मृदा का संघनन, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ये हमें यहां पर पढ़ना है सर। इसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद में सर एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सीपेज एनालिसिस। सर सीपेज एनालिसिस, रिसाव विश्लेषण, सीपेज एनालिसिस विच इज रिसाव विश्लेषण, ठीक है, रिसाव विश्लेषण, ये हमारे पास है सर सीपेज एनालिसिस। सर सीपेज एनालिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन हो गया, सीपेज के बाद हम पढ़ेंगे shear strength of soil। We will study about the shear strength। देखो मेरे साथ साथ लिखते जाना, ऐसा नहीं कि सर बाद में लिखेंगे आराम से, ठीक है। तो यहां पर मृदा की अपरूपण शक्ति, मृदा की अपरूपण शक्ति, तो ये हमारे पास क्या हो गया सर? ये हमारे पास हो गया shear strength of the soil। shear strength of the soil के बाद में अर्थ प्रेशर थ्योरीज, shear strength of soil के बाद में अर्थ प्रेशर थ्योरीज। देखो कंटेंट से समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है, लेकिन मजा आ जाएगा। अर्थ प्रेशर थ्योरीज तो मतलब मृदा पर, मृदा के दबाव के सिद्धांत। आप ये कह सकते हो कि जो प्रेशर, जितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो अलग अलग थ्योरीज होती हैं, तो दबाव के सिद्धांत, मृदा पर, मृदा के दबाव के सिद्धांत। अब देखो हिंदी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरी, दबाव के सिद्धांत जो है हमारे पास, प्रेशर थ्योरीज हैं। उसके बाद सर स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी, ढलानों की स्थिरता, ढलानों की स्थिरता, इसके बारे में अभी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास बचेगा, दैट विल बी द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, फाउंडेशन इंजीनियरिंग मतलब सर नींव अभियांत्रिकी, नींव अभियांत्रिकी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग विच इज नींव अभियांत्रिकी, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं सर। एक पढ़ेंगे हम लोग शैलो फाउंडेशन, एक हम लोग पढ़ेंगे सर यहां पर शैलो फाउंडेशन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, संकरी नींव, ठीक है। एक सर हम पढ़ेंगे यहां पर शैलो फाउंडेशन विच इज संकरी नींव, और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे सर गहरी नींव मतलब डीप फाउंडेशन,
सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट डीप फाउंडेशन, मतलब गहरी नींव, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक, सर अभी खत्म हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, कोशिकात्व, हाँ कोशिकात्व तो केशिकात्व, अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है विच इज सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सैंपलिंग, सॉइल एक्सप्लोरेशन और सैंपलिंग, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी, देखो हिंदी लिखने की मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है। हिंदी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें एकदम आप लोगों के लिए आपको समझ में आ पा रही होगी, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज मैंने पढ़ बताई है। इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स, परिचय उसका देखेंगे, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा आलोक, डोंट वरी, 1 महीना नहीं 1.5 महीना, 19 या 20 फरवरी तक ही आपका चलने वाला है क्लास, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब मृदा का वर्गीकरण, क्ले मिनरलॉजी का मतलब आपके पास खनिज और मृदा की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कैपिलैरिटी और स्ट्रेसेस, फिर हम लोग परमेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, सर बियरिंग कैपेसिटी, सुधीर बेटा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आपके पास यहीं पर आ जाता है, फाउंडेशन के अंदर ही हम बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट क्राइटेरिया को निकालते हैं, तो वहीं पर पूरा डिटेल के अंदर वहीं आएगा आपके पास, क्लियर है। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेसेस, कंसोलिडेशन मतलब मृदा का संघनन, सीपेज एनालिसिस, रिसाव विश्लेषण हो गया आपके पास। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अर्थ प्रेशर थ्योरी, स्लोप स्टेबिलिटी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में शैलो फाउंडेशन, और हमारे पास संकरी नींव, उथली नींव आप जो भी कह सकते हो, और उसके बाद डीप फाउंडेशन, क्लियर है। और यहीं पर सॉइल एक्सप्लोरेशन और सैंपलिंग, यहां 15 चैप्टर हम लोगों के रहने वाले हैं, 14 चैप्टर लगभग आप मान सकते हो इसको, ये छोटा सा ही चैप्टर है, साथ में इंक्लूड कर लेंगे फाउंडेशन के, तो टोटल 14 चैप्टर्स आप लोगों के रहने वाले। इससे बाहर इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका सिलेबस इससे बाहर जा रहा होगा, बिल्कुल मोर सर्कल भी आता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल आता है, ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीजें आपको इतना बढ़िया तरीके सिंपल वे में समझ में आ रही। व्हाट इज द सब्जेक्ट वेटेज सर, यू हैव फॉरगॉटन टू मेंशन, अरे बिल्कुल आ रहा है, अभी शुरुआत हुई है, डोंट वरी, इतना हेजिटेट मत करो, ये मैं पहली बार सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। सो ये मेरा लगभग आपके पास 95th बैच होने वाला है आई थिंक, जहां तक मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की, ठीक है। तो डोंट वरी, धीरे धीरे करके आ जाएगा, है ना, सब आ जाएगा, डोंट वरी। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सब आएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है सर, शुरू करते हैं आगे। अब रेफरेंस बुक सर हमारे पास क्या रहेगा, रेफरेंस बुक्स हमारे पास क्या रहेंगी, देखो रेफरेंस बुक्स में सर आप सबसे पहले एक बुक का नाम आता है KR अरोड़ा, ठीक है। KR अरोड़ा एक ऑथर है, इनकी बुक आती है आपके पास, ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आपको वैसे जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है, वैसे आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन यहां आप देख सकते हो अगर फॉर रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप KR अरोड़ा को देख सकते हो, इसके अंदर थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड सर एक हमारे पास गोपाल रंजन एंड ASR राव, ये किताब हमारे पास आती है, विच इज गोपाल रंजन एंड ASR राव, गोपाल रंजन और ASR राव, ठीक है, ये किताब है, इसके अंदर भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा गिवन है, लेकिन गोपाल रंजन ASR राव में थोड़ा और डिटेलिंग कंपैरेटिवली आपको दी, मतलब लैंग्वेज जो है वो KR अरोड़ा से थोड़ी सी आसान है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा इसको भी पढ़ना चाहता है तो आप उसको देख सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो, KR अरोड़ा के बाद गोपाल रंजन और ASR राव को रेफर कर सकते हो, ठीक है। BC पुनमिया की तो सारी किताबें आती ही हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए जनरली बच्चे यूज करते हैं BC पुनमिया को। और अगर आपको इससे भी आगे बढ़ना है, इससे भी सर आपका RCC लेक्चर देखा हूं, बहुत मस्त था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप AN क्वालिफाइड हो, फिर टीचिंग लाइन में कैसे? बेटा अभिषेक अभी 1.5 महीना बचा है ये सारी बातें करने के लिए, कैसे टीचिंग लाइन में आए, इतने सारे एग्जाम निकालने के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, कौन सी बातें हैं, सब बातें करेंगे, डोंट वरी, सारी बातें आएंगी, बस धीरे धीरे आप कंटेंट पे ध्यान दो। मेरा तो जो होना है हो चुका है, अब आपके सिलेक्शन की बारी है, ठीक है, आपके फ्यूचर की बारी है, उसके लिए आपको बहुत सीरियस रहना है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो यहां पर इसके बाद एक फॉरेन ऑथर है विच इज पियर्सन्स पब्लिकेशन, ठीक है,
पियर्सन पब्लिकेशंस की जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किताबें आती हैं, पियर्सन पब्लिकेशंस की जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किताबें आती हैं, इसको भी आप अगर रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जनरली थ्योरी के लिए, थ्योरी पोर्शन के लिए के आर अरोड़ा और गोपाल रंजन और ASR राव, ये दो चीजें थ्योरी पोर्शन के लिए जनरली सफिशिएंट रहती हैं। इससे ज्यादा कभी कुछ बाहर पूछा नहीं है किसी भी स्टेट EJE के अंदर। ये हमारी कुछ रेफरेंस किताबें हैं जो अगर आपको लगता है कि सर इससे एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है, हमारे पास समय बहुत है, हम पहले से बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, इन किताबों को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो सर, सब्जेक्ट वेटेज की अगर बात करी जाए तो सर सब्जेक्ट वेटेज हमारे पास क्या रहता है, सबसे बड़ा एग्जाम जो आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपके भरोसे सर। बिल्कुल रंजन, अगर इस माइंडसेट से आए हो कि सब कुछ यशवंत सर के भरोसे छोड़ दिया है, तो बिल्कुल 110% मैं गारंटी देता हूं सॉइल मैकेनिक्स आपसे मिस नहीं होने वाला है। एक भी क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का एग्जाम देने के बाद बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, हाँ, एग्जाम देने के बाद बात करेंगे कि एग्जाम देने के बाद आप आके बोलोगे इस बार SSC JEE CBT 1, SSC JEE CBT 2, RPSC का जो DLB का पेपर हुआ था, दिल्ली में जो पेपर हुए हैं DMRC, यूके का जो पेपर हुआ है, JK जम्मू कश्मीर का जो पेपर हुआ है, सारे पेपर में जितनी भी सॉइल मैकेनिक्स आई है, हर एक बच्चे का चिल्ला चिल्ला के रिव्यू है कि सर सारे क्वेश्चन यही नोट से हैं, ठीक है। ये पहले दिन ही मैं बता रहा हूं, इसके बाद बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है इन चीजों को बार बार बोलने की। ये आप खुद महसूस करोगे, खुद फील करोगे और वही आप बताओगे फिर आगे भी, ठीक है। चलो ठीक है, ESE प्रीलिम जो सबसे बड़ा एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, प्रीलिम्स के अंदर लगभग 20 से 25 नंबर के आसपास का आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली ESE मेंस के अंदर 60 to 70 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, जैसे SSC JEE टारगेट कर रहे हो या RRB JEE टारगेट कर रहे हो, RRB JEE में अभी तक CBT 1 के अंदर तो टेक्निकल आता ही नहीं है, लेकिन CBT 2 के अंदर लगभग CBT 1 जो SSC का वेटेज है उसी के बराबर का वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर देखोगे तो सर लगभग SSC में CBT 1 में 10 से 12 मार्क्स, और ये अब इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। प्लस आप माइनस तो नहीं, +4 मार्क्स आप इसमें और कर सकते हो, जो समय के साथ क्या होगा सर, समय के साथ और बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद CBT 2 की बात करोगे तो लगभग 30 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको CBT 2 के बारे में भी, लगभग इतने नंबर आपको CBT 2 में भी देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले समय में ये वेटेज और बढ़ने वाला है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा थोड़ा कम किया गया है। जैसे BMC का वेटेज अब थोड़ा कम कर रहे हैं, जो अदर आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके अंदर कंपैरेटिवली। जैसे BMC पहले 30-40 नंबर का आ जाता था, अब उसको थोड़ा कम करके 20-25 नंबर का कर दिया है। तो कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ाए हैं, जैसे इस बार CBT 1 में आपने देखा होगा इरिगेशन को बढ़ा के पूछा गया था, याद है आपको। तो जो बच्चा दिया है इस बार CBT 1 उसको पता है कि सर इरिगेशन जो हमेशा कम आता था इस बार ज्यादा पूछा गया, ठीक है। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन लगभग आप देखो 10 से 12 मार्क्स ऑन एन एवरेज है और +4 नंबर, लेकिन 16 नंबर या 16 से 17 नंबर का अगर सब्जेक्ट है आपके पास आउट ऑफ 100 तो ये बहुत बड़ा मार्क्स है। और 20 नंबर 16 नंबर तो बहुत होते हैं कोई भी डिपार्टमेंट को आपको लेने के लिए, ठीक है। तो उतने ही मार्क्स का डिफरेंस जनरली आपको देखने को मिलता है। सर गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कैसे करें डिप्लोमा के बाद, ये सब बातें बेटा मैं क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें क्लास के बाद करेंगे। मैंने आपको मेरा टेलीग्राम चैनल बता दिया है, यशवंत सर @PW यशवंत सर, वहां पर आप ज्वाइन करो, वहां मैं सेशंस लेता रहता हूं। ये जितने भी जेनरिक सेशन है, ठीक है, जितने भी नॉन टेक सेशंस हैं, ये सारे सेशन है, सारी गाइडेंस मैं वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा। क्लास का समय सिर्फ आज पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ी बहुत बातचीत मैंने आप लोगों से करी है ताकि आप भी कंफर्टेबल रहो, मैं भी कंफर्टेबल रहूं और आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाए कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बीच में पढ़ते रहेंगे कुछ चीजें मैं बताता भी रहूंगा, लेकिन जो मैक्सिमम क्लास का टाइम है हम लोग सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है और हमारे पास समय, इसको जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन एक सही सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्डर से, एक बढ़िया तरीके से, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ताकि आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ या सरकारी इंजीनियर बन जाओ, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये जर्नी पूरी निकाली है तो मुझे पता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज हम ध्यान रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल का कोई डर नहीं रहने वाला, डोंट वरी, न्यूमेरिकल वगैरह सब हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सर, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। हाँ, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह भी है कि शाम को सॉइल मैकेनिक्स का ही प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इस वीक पूरा चलेगा। नेक्स्ट वीक से नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वीक अभी चलने वाला है। जैसे आज शाम को मैं वहां पे कॉम्पैक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स वहां पे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप शाम को वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो, शाम को 8 बजे, ठीक है, इंजीनियर्स वाला चैनल पर ही, वहां पर मैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी चल रही है और यहां पर पेड बैच में तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
अब पूरी कहानी को सुनना, अब आपकी सारी जो बातें हैं, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर भी आप ही पढ़ाते हो सर जी, बिल्कुल, स्टील स्ट्रक्चर और सॉइल मैकेनिक्स ये मेरे हवाले है, इसको मेरे हवाले रहने दो और एकदम निश्चिंत होके बस क्लास में, मैं जैसे मैंने बताया आपको, क्लास में आपको आके बैठना है और नोट्स साथ साथ बनाने हैं। ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि सर मैं नोट्स नहीं बना पाया या मेरे पास कंप्लीट डिटेल नोट्स नहीं आ पाए, ये नहीं सुनना है। पीडीएफ का इंतजार नहीं करना है, आपको अपने नोट्स क्लास में बैठ के खुद से बनाने हैं। सारी बातें एकदम डन। अब शुभारंभ करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का, मृदा यांत्रिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। पूरी बात मेरे दिमाग में एकदम ध्यान से, पूरा एकदम स्क्रीन पे फोकस होकर सुनना। क्या मतलब है सॉइल मैकेनिक्स का, या क्या मतलब है सॉइल का और फिर मैकेनिक्स का। कोई भी जब सब्जेक्ट बेटा आप पढ़ते हो तो सब्जेक्ट को तोड़ने की कोशिश किया करो। सब्जेक्ट को तोड़ने का मतलब है कि सब्जेक्ट को बाइफरकेट करो। जैसे अगर आपने बड़ा सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल क्या है और मैकेनिक्स क्या है, अगर ये आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का आधार या सॉइल मैकेनिक्स का बेस समझ सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक बात समझना यहां पर कि सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है, ये शब्द आया कहां से, ये क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें कहां से देखी जाती है। मैं आपको ले जाता हूं आपकी 8th 9th क्लास के अंदर, जहां आपकी जो ज्योग्राफी की मैडम है वो आपको पढ़ा रही थी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, पृथ्वी की संरचना, जो आंतरिक संरचना है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, जब उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, तब आप देखोगे तो आपको यह बताया था, क्या बताया था सर, कि ये हमारे पास एक अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अब सर ये अर्थ है हमारे पास, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में मैं ये कह देता हूं कि इस पृथ्वी में ये हमारे पास इसका सेंटर है, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ये क्या है सर, पृथ्वी का केंद्र है जो सेंटर है। तो जनरली आपने ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ा है बचपन के अंदर ही कि जो अर्थ होता है उसके, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक संरचना की बात करूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है वो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और ज्यादातर बात करो तो सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मतलब आंतरिक स्ट्रक्चर जो अर्थ का है उसके बारे में बातचीत हो रही है सर। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कुछ इस तरह से होता है सर। इसमें हमने देखा था कि जो मिट्टी होती है हमारे पास, जो सॉइल की लेयर्स होती हैं या सॉइल जो हमारे पास होती है, वो हमेशा एक लेयर्स के अंदर फॉर्म होती है, ठीक है। क्या होती है सर, वो हमेशा सॉइल आप देखोगे तो आपने हमेशा इस तरह से पढ़ा होगा कि सॉइल जो है वो मिट्टी जो प्रेजेंट होती है ग्राउंड के अंदर, वो हमेशा इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में होती है। इन्हीं लेयर्स को अगर टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो इन्हीं लेयर्स को बोला जाता है स्ट्रेटा। क्या बोला जाता है, इन्हीं लेयर्स को बोला जाता है स्ट्रेटा। ये क्या है, मिट्टी की लेयर्स हैं, लेयर्स को बोला जाता है स्ट्रेटा। और जो लेयर्स के फॉर्म में जमा हुई मिट्टी है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस सर कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि परतों के फॉर्म में, परत के फॉर्म में, अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में मिट्टी का जमा हो जाना या मिट्टी का प्रेजेंट रहना, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये होता है, स्ट्रेटा का मतलब हो गया परत एक तरीके से, जिसको आप लेयर भी कह सकते हो। अब जब सॉइल हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो बेसिकली 3 तरीके के हम वहां पर टर्म्स को यूज करते हैं सर। एक यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं क्रस्ट, एक यूज करते हैं सर मेंटल, और एक यूज करते हैं कोर, ठीक है। तो जो टॉप लेयर हमारे पास होती है, कौन सी लेयर सर, जो हमारे पास, ध्यान समझना यहां पर सर, जो हमारे पास जो टॉप लेयर होती है, ये जो टॉप लेयर होगी, ये जो टॉप लेयर होगी, दिस विल बी नोन एज योर क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। भू परपट्टी, क्या बोल सकते हो इसको, दिस इज नोन एज योर भू परपट्टी, ठीक है। दिस इज नोन एज क्रस्ट विच इज द टॉप लेयर, ऊपरी परत जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखोगे सर इंटरनल, तो सर हमारे पास यहां पर जो इंटरनल होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है मेंटल, और मेंटल को हिंदी में आप मेंटल ही कहते हो। तो दिस इज नोन एज योर मेंटल, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेंटर के अंदर आपके पास यहां होता है, दिस इज नोन एज द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का कोर कहलाता है, अर्थ का केंद्रीय, जो केंद्रीय एरिया है, जो सेंटर के अराउंड एरिया है, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम लोग कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस तरह से एक अर्थ के अंदर आपके पास मिट्टी जो है वो इस लेयर बाय लेयर में, इस अलग अलग पोर्शन में जमा होती है। ये आज तक की बातें हमने पढ़ रखी हैं सर। ये बातें हमने 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर सॉइल मैकेनिक्स, जो आपका ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है कि अर्थ की लेयर को अगर डिवाइड किया जाए, अर्थ के आंतरिक संरचना को अगर देखा जाए, तो मिट्टी हमारे पास क्रस्ट, मेंटल और कोर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसी को रिलेट करेंगे सर सॉइल मैकेनिक्स। जो सॉइल शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये सॉइल का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो यहां से एक बात ध्यान रखना
यहां से एक बात ध्यान रखना कि सर अगर मैं दो टर्म्स को यूज करता हूं, जैसे जैसे सर एक मेरे पास है जियोलॉजी, एक है मेरे पास जियोलॉजी और एक है सर यहां पर सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, जियोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स। तो इसको रिलेट करते हुए चलेंगे और ये आपके लास्ट तक, जब तक फाउंडेशन पढ़ेंगे, जब तक चीजों को ऐसे ही रिलेट करके बताऊंगा। तो इन चीजों को ध्यान रखो कि सर अगर मैं जियोलॉजी की बात कर रहा हूं तो जियोलॉजी में देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेयर है, ये मेरे पास लेयर कुछ इस तरह से है और ये मेरे पास लेयर है ऐसे, ठीक है। अब सर ये लेयर क्या दर्शाती है एक बार ये बता दो। देखो ये दर्शा रही है आपके पास रॉक, ये क्या है, ये आपके पास है रॉक मतलब पत्थर, ठीक है, ये आपके पास है रॉक मतलब पत्थर। अब इसके ऊपर की ये पूरी लेयर है, ठीक है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो हमारे पास पोर्शन होता है इसको जियोलॉजी के अंदर हम लोग बोलते हैं मेंटल। जियोलॉजी के अंदर मतलब भूगर्भ शास्त्र के अंदर जियोलॉजी वही होता है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और यहां पर जियोलॉजी में इसी मेंटल का जो टॉप लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, इसको बोला जाता है सॉइल, इसको बोला जाता है सॉइल मतलब मृदा, ये होता है सॉइल। तो जियोलॉजी के अंदर सर हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये पहली लेयर, ये पूरी लेयर और नीचे एक हार्ड लेयर पत्थर, रॉक जो होता है, जो एक हार्ड स्ट्रेटा होता है, हार्ड लेयर होती है, हार्ड परत होती है, इसके ऊपर इतनी मिट्टी है और ये पूरा पोर्शन मेंटल है। तो जियोलॉजी के अंदर सॉइल की परिभाषा ये होती है, जो मेंटल पार्ट का ऊपरी परत होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं इन जियोलॉजी, उसको हम बोलते हैं सॉइल। लेकिन जो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स यहां पर पढ़ने वाले हैं, इसमें आप देखो क्या मतलब है सॉइल का। सर सॉइल का इसके अंदर मतलब ये होता है, जैसे ये लेयर आपके पास आ गई, दिस इज द सेकेंड लेयर, ठीक है, एकदम सेम तरीके से देखो यहां एक बेसिक डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस आपको यहां क्लियर हो जाएगा कि सर ये हमारा रॉक है और ये जो पूरा पोर्शन आपके पास है जिसको आप मेंटल बोलते थे वहां पर, ये पूरा का पूरा कहलाता है सॉइल। इसके बारे में हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं। इसका मतलब सर एक बात हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई कि जो जियोलॉजी के अंदर मेंटल होता है वही सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास सॉइल होती है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोनों डेफिनेशन हमें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। सर जो जियोलॉजी के अंदर मेंटल की ऊपरी परत, टॉप लेयर ऑफ द मेंटल, उसको सॉइल बोला जाता है, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पूरा मेंटल ही सॉइल होता है और उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। एक बात आपको और समझनी है यहां पहले क्लास के अंदर ही कि सर जो सॉइल मैकेनिक्स है वो बेसिकली दो चीजों का पार्ट है, मतलब सॉलिड मैकेनिक्स जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो और फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप फ्लूइड के अंदर पढ़ते हो। तो ये ना तो पूरी तरीके से फ्लूइड है ना ये पूरी तरीके से सॉलिड है, ये दोनों का कोई बीच वाला पार्ट है। इसके अंदर सॉलिड्स भी हैं, पानी भी है, एयर भी है, और वाटर और एयर दोनों क्या होते हैं सर, फ्लूइड होते हैं, हमारे दोनों ही तरल पदार्थ हैं, दोनों ही हमारे पास फ्लूइड होते हैं। तो वाटर और एयर मतलब फ्लूइड के एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं और सॉइल के सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स भी इसके अंदर हैं, तो दोनों का मिक्सचर है। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहां पर ये ना तो सोम की तरह एक जगह रुका रहेगा और ना फ्लूइड की तरह बहता रहेगा, इसका बीच का कहीं पार्ट है। इस वजह से हम इसको एक अलग नाम दे दिया, उसको हम बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। और सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम लोग यहां पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हाँ बिल्कुल सही है जुबैर अहमद, रेगोलिथ। मेंटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका नाम समझ लो, मेंटल को सर आप रेगोलिथ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये नाम है इसका बस, तो नाम इसको रेगोलिथ भी बोल सकते हो। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट या पहली डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं कि सर इन जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र में, इन जियोलॉजी सॉइल इज डिफाइंड एज, सॉइल को परिभाषित किया जाता है, soil is defined as the top layer of, soil is defined as the top layer मतलब ऊपरी परत, soil is defined as the top layer of mental और regolith, defined as top layer of mental और regolith। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया। अभी बात आते हैं पंकज मैकेनिक क्या है, बात आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद इन सॉइल मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, इन सॉइल मैकेनिक्स जो मृदा है, सॉइल है, सॉइल इज
डिफाइंड एज, सॉइल को डिफाइन करते हैं, सॉइल इज डिफाइंड एज द कंप्लीट लेयर ऑफ मेंटल, द कंप्लीट लेयर ऑफ मेंटल, जो मेंटल की जो पूरी लेयर है ऑफ मेंटल डिफाइंड इन जियोलॉजी, जैसा जियोलॉजी के अंदर हमने डिफाइन किया मेंटल को, वो पूरी की पूरी लेयर ही हमारे पास क्या होती है, वो पूरी की पूरी लेयर ही सॉइल होती है। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई, सॉइल का मतलब सर समझ में आ गया। अब देखो सर, सॉइल जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है? सॉइल इज बेसिकली, सॉइल का वर्ड लिया गया है सोलियम से। कहां से लिया है? सोलियम से। लेटिन भाषा के अंदर देखो बहुत सारी रिसर्च होती थी पहले, तो लेटिन भाषा के ही बहुत सारे शब्द हम आजकल अपने ट्रेंड में यूज करते हैं, या आजकल जो भी साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, साइंटिफिक हमारे पास जो शब्दावली होती है, उसके अंदर हम सारे के सारे मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो लेटिन भाषा के ही यूज करते हैं। तो जो सॉइल हमारे पास होता है, विच इज बेसिकली, जो सॉइल हमारा डिराइव हुआ है वो सोलियम वर्ड से हुआ है। सोलियम एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऊपरी परत, जिसका मतलब क्या होता है? टॉप लेयर, तो वो आपके पास कहलाता है ऊपरी परत। तो सॉइल इज बेसिकली डिफाइंड फ्रॉम द सोलियम, द वर्ड सोलियम विच इज इन लेटिन। ठीक है, तो लेटिन में होता है। अब सर मैकेनिक्स का मतलब क्या है? देखो मैकेनिक्स का मतलब आप लोगों ने समझा है कि मान लो कोई भी पार्टिकल है। अब सर ये कोई भी पार्टिकल है, अब मैकेनिक्स को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक आपके पास होता है काइनामेटिक्स, मतलब रुका हुआ, एक आपके पास होता है डायनामिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स दो आपके पास पोर्शन होते हैं मैकेनिक्स के, जो आपने बचपन में 10वीं 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, बिल्कुल मुझे भरोसा है इस चीज का। तो सर एक काइनामेटिक्स है जिसके अंदर हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनामेटिक्स। लेकिन अगर फोर्सेस कैसे बड़े हैं, फोर्सेस कैसे पैदा हुए हैं, कॉज ऑफ फोर्स भी अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है? वो हमारे पास डायनामिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये सर हमारे पास काइनामेटिक्स और डायनामिक्स दोनों को मिलाएंगे तो जो बनता है हमारा दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम सर सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस और फोर्सेस का कारण भी दोनों जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस इज द सॉइल मैकेनिक्स। इसलिए इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा होता है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? कि सॉइल, सॉइल जो मृदा है, सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम, सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। ठीक है, लेटिन शब्द है हमारे पास, सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोलियम, लेटिन वर्ड सोलियम, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, विच मीन्स, देखो दोनों भाषाओं में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, विच मीन्स टॉप लेयर या फिर अपर लेयर ऑफ द अर्थ, विच मीन्स अपर लेयर, अपर लेयर का मतलब सर ऊपरी परत, विच मीन्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सोलियम एक लेटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बातें क्लियर है। यहां पर एक चीज समझना कि जो हमारा मिट्टी का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, इस लेयर के अंदर जनरली ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये महसूस किया गया और ये लैब या प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ जो हमारे पास होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल के अंदर। इस वजह से जनरली जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस अर्थ के ऊपर से जो टॉप लेयर है, उस टॉप लेयर को हम वहां से क्या करते हैं? टॉप लेयर को हम वहां से हटा देते हैं। कभी आपने अपना घर बनाया होगा, तो घर जब बनाया होगा तो जो मिट्टी सबसे ऊपरी मिट्टी होती है उसको आप क्या करते हो? उसको हटवा देते हो, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। सर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं ऑर्गेनिक सॉइल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक ऐसी सॉइल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो डिग्रेड बहुत जल्दी हो जाता है और डिग्रेड होने के बाद सॉइल के अंदर वहां पर एक खाली स्पेस छोड़ देता है।
मतलब आपकी जो सॉइल है उसको पोरस बना देता है। पोरस का मतलब समझ रहे हो कि वॉइड्स, उसके अंदर जो रिक्त स्थान है वो बढ़ा देता है। तो वॉइड्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ओवरऑल सॉइल की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि जो सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं या जो मिट्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम संरचना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट हो। क्लियर बात है एकदम। इसका मतलब सर ये है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, साथ साथ एक पॉइंट यहां लिखोगे कि द टॉप लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल जनरली कंसिस्ट, मतलब जनरली ये क्या कंसिस्ट करती है, जनरली कंसिस्ट ऑफ large amount of organic matter, मतलब कार्बनिक पदार्थ, large amount of organic matter, and therefore, और इस वजह से, and therefore it is removed, इस वजह से क्या किया जाता है, and therefore it is removed before construction, मतलब कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम इसको क्या करते हैं सर, हम इसको हटा देते हैं। इट इज रिमूव्ड बिफोर कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल क्लियर है, एकदम सिंपल सी बातें हैं सर। सॉइल का मतलब समझ में आ गया। सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल इज बैड फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, वहां से टॉप लेयर को हटा देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हमें नहीं चाहिए हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर या स्ट्रक्चर पर्पस के अंदर। ठीक है सर। अब आपसे देखो सर, सॉइल का मतलब समझ में आ गया, मैकेनिक्स का मतलब समझ में आ गया, दोनों का मतलब हमें एकदम क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, विच इज दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल। हमने बच्चे का नामांकन तो कर दिया, सॉइल का नाम तो समझ लिया, सॉइल आया कहां से, कैसे आया, क्या मतलब हुआ, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब समझ लेते हैं कि सॉइल का नाम देने वाला कौन है, इसका पिता कौन है, मतलब हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो एक बात आप ध्यान रखो कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी। देख रहे हो इनको, कितना घूर से, कितना खुशी से आप लोगों को देख रहे हैं कि इतने सालों बाद, 100 सालों बाद भी आप लोग इनकी बनाई हुई सॉइल मैकेनिक्स को उतने ही मेहनत से पढ़ रहे हो, उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। तो ये एक रिसर्चर, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनकी ये खुशी होती है कि सालों साल तक वो अमर हो जाते हैं लोगों की बातों में। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को या जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा ये प्रोत्साहन जरूर देता हूं कि आप लोग भी रिसर्च की तरफ जाओ। अगर यहां पर किसी कुणाल ने रिसर्च करी होती तो हम लोग कुणाल बोलते, कुणाल इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। किसी रमीज ने करी होती, रमीज इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ऐसा हम बोल रहे होते। लेकिन बाहर का आदमी है कोई कार्ल वॉन तरजागी, इन्होंने किया, इसलिए हम बोलेंगे ही इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ही इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स सबसे पहले। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है ना, तो डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, Dr. Carl von Terzaghi is known as the father of soil mechanics. Dr. Carl von Terzaghi is known as the father of soil mechanics. He is known as the father of soil mechanics. इनको father of soil mechanics बोला जाता है। सर इनको father of soil mechanics क्यों बोला जाता है, बात समझना यहां पर। जो कार्ल वॉन तरजागी हैं वो खुद भी सिविल इंजीनियर नहीं है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया सन 1925 में, और वो कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल का, मतलब मिट्टी का संघनन। कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितना बढ़िया तरीके से, आपस के अंदर कितना बढ़िया तरीके से इकट्ठे हो रखे हैं, कितना बढ़िया तरीके से आपस में पुनर्व्यवस्थित हो रखे हैं, रीअरेंज्ड हो रखे हैं, और उसकी जो भार वहन करने की क्षमता है वो भी आप कंसोलिडेशन से निकाल पाते हो। जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो भी आप कंसोलिडेशन से कैलकुलेट करते हो। जो आपके पास सेटलमेंट क्राइटेरियाज हैं, तो कितना इसके अंदर सेटलमेंट होगा ये भी हम कंसोलिडेशन से पता लगा पाते हैं। मतलब मिट्टी के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके कंसोलिडेशन के बारे में अगर हमने जान लिया तो उससे बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम पता कर पाते हैं। इसलिए कंसोलिडेशन जो होता है एक बेसिस है, एक आधार है पूरे सॉइल मैकेनिक्स का। और इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये दिया डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी ने, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, बिकॉज ही गिव्स द आइडिया ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहां पर देखोगे
तो इन 1925, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इन 1925 तरजागी gave the concept of consolidation, gave the concept of consolidation, कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट मतलब संगठन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और जिससे हमें बहुत ज्यादा सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद मिलती है, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो 1925 में तरजागी ने कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन दिया। बिल्कुल ठीक है, ज्योतिमय सेनापति के रिमूव द वाटर वर्ड सब बात करेंगे। कंसोलिडेशन को हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके, पूरा चैप्टर ही है, वहां हम उस पूरे चैप्टर का धागा खोलेंगे जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेशन के अंदर। एक एक डेरिवेशन भी साथ साथ करवाने वाला हूं, ऐसा एक भी फॉर्मूला बचेगा नहीं जिसको आपने डिराइव ना किया हो, जिसको आपने, अगर कोई एम्पेरिकल रिलेशन है उसको छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा जितने डिराइव करने लायक फॉर्मूले हैं वो सब डिराइव भी होंगे आप लोगों के साथ, और इतना मजा आएगा उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि अगर चीजें विजुलाइज होती हैं तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें आपको समझ में आ जाती हैं। तो 1925 में तरजागी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कंसोलिडेशन का। अब एक बात समझो सर, मैंने तो आपको बता दिया सॉइल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया मैकेनिक्स क्या होता है या सॉइल मैकेनिक्स किस तरीके से होता है। एक बार फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स से सुन लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, समझना इस तरह से। कार्ल वॉन तरजागी ने क्या बोला, और ये इंग्लिश में ही बोलता था उसमें, ठीक है, लेटे अपनी भाषा में बोलता था, इंग्लिश कन्वर्जन है तो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ, पहले एक बार लाइन सुन लेना उसके बाद इसका मतलब समझाता हूं। सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ऑफ सॉइल produced by physical and chemical disintegration of rocks। उसको हम बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स। मतलब सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है किसका, लॉज ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के जितने लॉज लग रहे हैं, हाइड्रोलिक्स के जितने लॉज लग रहे हैं, उन्हीं का एप्लीकेशन है किनके ऊपर, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ऐसे सेडिमेंट जो अभी जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे से, ऐसे सेडिमेंट जो आस पास नहीं, अलग अलग बात कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर मैं मैकेनिक्स के लॉज को अप्लाई कर रहा हूं, हाइड्रोलिक्स के लॉज को अप्लाई कर रहा हूं, और वो पार्टिकल कहां से प्रोड्यूस हुए सर, वो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं बाय द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, तो बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। और डिसइंटीग्रेशन किस तरह से सर, भौतिक मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, और रासायनिक मतलब केमिकल डिसइंटीग्रेशन से हमारे पास वो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये डेफिनेशन दी है किसने, ये डेफिनेशन दी है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, दैट इज कार्ल वॉन तरजागी ने। इस डेफिनेशन को तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसा का जैसा लिखा हुआ है। तो लिखो मेरे साथ साथ कि सर अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन तरजागी, according to Carl von Terzaghi, soil mechanics, according to Carl von Terzaghi, soil mechanics is the application of laws of mechanics. Soil mechanics is the application of laws of mechanics and hydraulics. Laws of mechanics and hydraulics to the unconsolidated sediments, to the unconsolidated soil sediments, unconsolidated soil sediments produced by disintegration, मतलब टूट जाना, disintegration, produced by, साथ साथ यहां लिखो फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन, produced by physical मतलब भौतिक, produced by physical and chemical disintegration of rocks, physical and chemical disintegration of rocks। तो ये किसने बताया सर, ये डेफिनेशन दी डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी ने। क्या दिया सर,
अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन तरज़ागी, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स टू द अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं क्या? जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं क्या? यहां तक की बातें एकदम क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? सिविल जी कह रहे हैं सर हाइड्रोलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोलिक का मतलब बेटा होता है फ्लूइड वाले लॉज, है ना। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है आपने, तो फ्लूइड में जो होता है आपके पास जो भी लॉज लगते हैं वो हाइड्रोलिक्स में लगते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से जितने भी लॉज हैं वो हमारे पास यहां पर देखने को मिलते हैं। अरे पूरा जोश, हाँ प्लीज सर, प्लीज रिपीट द डेफिनेशन। बिल्कुल डेफिनेशन रिपीट करते हैं, देखो आपके लिए डेफिनेशन बोल रहा है कि तरज़ागी ने क्या बोला, ध्यान से समझना, धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है। तरज़ागी ने क्या बोला सर? तरज़ागी ने बोला कि सॉइल मैकेनिक्स जो हमारे पास होता है वो एप्लीकेशन है, मतलब अप्लाइड पार्ट है किसका, ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लॉज जो हमारे पास लग रहे हैं वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स के लॉज, क्योंकि मैंने आपको बेटा शुरू में बताया था कि जो सॉइल मैकेनिक्स है वो सॉलिड मैकेनिक्स मतलब जो सोम आपके पास होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है ये ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से फ्लूइड है, दोनों का बीच में पार्ट है, दोनों का मिक्सचर है ये। इसीलिए सॉलिड के ऊपर लगते हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स, फ्लूइड के ऊपर लगते हैं लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स, पानी के लॉज वो सारे उसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर लगेंगे। तो उन दोनों का मिक्सचर जो होता है किसके ऊपर सर? अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट्स। जो हमारे पास अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट होते हैं, ऐसे सॉइल सेडिमेंट जो इकट्ठे नहीं हो रखे हैं, अलग अलग हैं, उसे हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट। और ये आए कहां से होंगे? प्रोड्यूस बाय द फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे छोटे भाग में टूट जाना, भाग में टूटना, ठीक है। बचपन के अंदर मैथ्स के अंदर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, उसी का अपोजिट है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, छोटे छोटे भाग में टूट जाना, किसका? रॉक्स का, पत्थर का, उसे हम कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ये तरज़ागी ने बताया, जो मैंने आप तक पहुंचा दी बात, है ना। अब दिल में एकदम छाप लेनी है इस बातों को, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर देखो, तरज़ागी ने सॉइल मैकेनिक्स को सबसे पहले यूज किया अपनी एक किताब के अंदर, जिस किताब का नाम था अर्डबाउ मैकेनिक। अगर कहीं पूछ ले तो लिख लेना, एक अलग से फैक्ट है बस कि तरज़ागी 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 coined the term, तरज़ागी coined the term soil mechanics, coined the term soil mechanics in his book, अपनी एक किताब के अंदर, अपनी एक पुस्तक के अंदर, in his book अर्डबाउ मैकेनिक, ठीक है, in his book अर्डबाउ। अब ये नाम तो देखो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अर्डबाउ मैकेनिक। ये इसकी किताब है, जिस किताब का नाम ये है। मैंने बताया अगर आप लोग नाम रखते तो अपने हिसाब से रखते, इन लोगों ने नाम रखा है तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर हाइड्रोलिक्स तो वाटर के लिए आता है, यहां तो सॉइल और वाटर अलग तो है नहीं। अरे बेटा अलग नहीं है, ये बात सही बात है, अलग नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक बात समझना सिविल जी, आपका नाम मुझे अच्छा लगा सिविल जी, एक बात समझना, अगर ये एक सॉलिड, एक सॉइल का मास है, जब भी मैं बेटा सॉइल मास बोलूंगा पूरे में, तो ये बात समझ जाना कि सॉइल मास का मतलब है बहुत सारी मिट्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी की बात कर रहा हूं। मिट्टी अगर बहुत सारी इस तरह से हमारे पास है तो सर इसके अंदर सॉलिड्स भी बहुत सारे होंगे इस तरह से। तो यहां पर देखो सर, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऐसे सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से। अब ये सॉलिड प्रेजेंट है, तो इन सॉलिड्स के अंदर सर एक बात और देख लेते हैं कि सर देखो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, देखो यहां से बेटा समझ में आएंगी जबरदस्त तरीके, विजुअलाइज हो जाएगा। अब यहां देखो, अब यहां इसको देखो कि सर मैंने बोला ये हमारे पास एक सॉलिड सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है, एक सॉइल का पार्टिकल ऐसा है। अब इस सॉइल के पार्टिकल के अंदर, इस सॉइल के पार्टिकल के अंदर देखो सर, ये जो पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं सर, ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये कैसे पार्टिकल्स हैं सर? ये सारे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है।
अब सॉलिड पार्टिकल अगर मेरे पास ये जो है ये हमारा सॉलिड हो गया सर, ये जो बीच में भरा हुआ है ये सर पानी भरा हुआ है, और ये जो खाली खाली स्पेस हमें दिख रहा है ये हमारा एयर है, हवा है। ठीक है सिविल जी, समझना इस चीज को। तो सर अगर हमारे पास सॉलिड वाटर एयर है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है सर? सॉलिड एलिमेंट है। तो अगर कोई भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस पत्थर या सॉलिड जो है इसका इस फोर्स को लेने का तरीका अलग होगा, तो इसके ऊपर मैकेनिक्स के लॉज लगेंगे। और जो हमारे पास पानी होगा वो तो पानी की तरह बिहेव करेगा ना सर, वो तो पानी की तरह बिहेव करेगा, तो वाटर की तरह इसके ऊपर लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स लगेंगे। कैसे लगेंगे? लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो हमारे पास मैकेनिक्स के लॉज और हाइड्रोलिक्स के लॉज दोनों का कंबाइन करके हम लोग चलते हैं और उसको यूज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। इसलिए मैंने इसको बोला कि यहां पर हमारे पास, हाँ इसलिए हमने बोला कि यहां पर दोनों मैकेनिक्स हमारे पास लॉज लग रहे हैं। क्लियर है सिविल जी बात को? ये एक सॉइल का पार्टिकल होता है जनरली, अगर आपको देखना है तो। ठीक है सर, यहां तक की बातें क्लियर है। अब वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सर इतनी बातें मैंने बता दी, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पार्शियली शायद उसके ऊपर आएंगे बाद में कि क्या क्या होता है हमारे पास। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो मुझे मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा, और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अब इतना हम पढ़ चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, तो अब आप और बेटर वे में समझ पाओगे इसको। मैं आपको बोल रहा हूं 5 टर्म्स, मुझे बताना इन पांचों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, 5 टर्म्स में बता रहा हूं क्या डिफरेंस है। सर एक टर्म है हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स। देखो मैंने बोला है सेशन हमेशा इंटरैक्टिव रहने वाला है। ठीक है, जब तक आप लोगों की साइड से डाउट्स नहीं आएंगे, जब तक क्लास का मजा ही नहीं है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, एक मैं आपको बता रहा हूं सर वर्ड जियोलॉजी, एक मैं आपको वर्ड दे रहा हूं सर रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, और एक वर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं सर जियोटेक्निकल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। एक बार मुझे यह बता दो, अगर आप समझ गए हो सॉइल को या सॉइल का मतलब, तो इन पांचों टर्म्स के अंदर ये जो पांचों शब्द मैंने यहां लिखे हैं इसका मतलब क्या है? बट सर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, ये अजम्पशंस हैं। सिविल जी आज अलग मूड में है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ सॉइल इन मोशन, जल्दी से मुझे बताओ क्या मतलब है इन सबका। व्हाट इज द मीनिंग? सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल, सब में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सब में डिफरेंस क्या क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है, सॉइल मैकेनिक्स, थर्ड वाला सॉइल के बारे में है। सर ऑल सेम है बट एप्लीकेशन इनके अलग अलग हैं। सॉइल पार्टिकल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे आंसर आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, और कुछ बच्चों ने हो सकता है जियोलॉजी में थ्योरेटिकल स्टडी पढ़ते हैं। रवि कह रहे हैं सर सॉइल मैकेनिक्स प्लस सॉइल इंजीनियरिंग प्लस रॉक मैकेनिक्स प्लस जियोलॉजी सबको मिला दो तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बन जाता है। सेम है सब। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं रॉक, सॉइल रॉक का पार्ट है क्या। ठीक है, लॉस को कंसीडर करते हैं, जियोटेक कॉम्बिनेशन ऑफ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर हैं, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन यहां पर एक एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है, ये हमारा काम है। सबसे पहला समझो सॉइल मैकेनिक्स। सर सॉइल मैकेनिक्स हमने बताया आपको, सॉइल मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। मिट्टी की संरचना के ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, उनकी जब पढ़ाई हम लोग करते हैं वो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आता है। जब हम उसके फोर्सेस के नेचर के बारे में, तो फोर्सेस के बिहेवियर के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है सॉइल मैकेनिक्स। ये तो बात एकदम सर हमें क्लियर है। लेकिन सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है सर? अभियांत्रिकी क्या होता है? देखो यांत्रिकी और अभियांत्रिकी में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है सर। तो सॉइल इंजीनियरिंग जो होता है ये एक बड़ा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, एक विस्तारित टर्म है, विस्तारित शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर फोर्स, जो लगने वाले फोर्स हैं उसकी पढ़ाई तो हम करते ही हैं, उसके ऊपर लगने वाले जो बिहेवियर है फोर्सेस का, उसका फोर्स का जो नेचर है उसके बारे में भी हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं,
जो एम्बियंस कंडीशंस हैं उनके बारे में भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तब वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा कहलाती है सॉइल इंजीनियरिंग। मतलब जब मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक सॉइल के सॉलिड की बात करूं, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करूं, उसके फोर्सेस के बिहेवियर की बात करूं, तो वो मेरे पास सॉइल मैकेनिक्स है। लेकिन अगर उन फोर्सेस के साथ साथ मैं आसपास की जो एनवायरमेंट है उसके इफेक्ट्स को भी, टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है, इसके अलावा भी और भी एनवायरमेंटल एब्रेशन का जो इफेक्ट आता है, अपक्षय वेदरिंग का इफेक्ट जो आता है हमारे पास, ये सबको इंक्लूड करूंगा तो बन जाता है सॉइल इंजीनियरिंग। मतलब हम पूरी की पूरी इंजीनियरिंग उसके अंदर डाल रहे हैं और पार्ट सॉइल के ऊपर हम उस पूरी उसकी अभियांत्रिकी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज योर सॉइल इंजीनियरिंग। सर तीसरी बात हमारे पास क्या होगी? सर तीसरी बात हमारे पास जियोलॉजी। सर जियोलॉजी तो मतलब भूगर्भ शास्त्र होता है। मतलब बेसिकली जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि पृथ्वी के फॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करती है कि अर्थ का जो संरचना है वो बनी कैसे है, उसके बारे में बातचीत होती है। तो वो क्या कहलाती है? वो जियोलॉजी कहलाता है हमारे पास। उसके बाद रॉक मैकेनिक्स। सर रॉक मैकेनिक्स क्या होता है? रॉक मैकेनिक्स जो होता है कि जब कोई पत्थर रखा है, पत्थर का डिसइंटीग्रेशन की बात नहीं, कोई पत्थर रखा है तो इसके लगने वाले सारे फोर्सेस वो क्या हमारे पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं सर रॉक मैकेनिक्स। और इन सबको कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो एक बड़ी टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म, एक छतरी वाली अम्ब्रेला टर्म का मतलब समझना, जिसमें आप मल्टीपल टर्म्स को ज्वाइन करके एक टर्म बनाते हो, उसको कहते हैं अम्ब्रेला टर्म। तो जो अम्ब्रेला टर्म हमारे पास होता है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? सॉइल इंजीनियरिंग का, जियोलॉजी का और रॉक मैकेनिक्स का। और ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि सॉइल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो जियो टेक्निकल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और रॉक मैकेनिक्स। कभी मौका मिला किसी इंटरव्यू में बैठने का, एईएन के इंटरव्यू में या ईएसी के इंटरव्यू में, तब आपसे ये चीजें, बातें बहुत पूछ ली जाती। दिस आर बेसिक टर्म्स जो आपसे पूछी जाती एक एक करके। हाँ, ऑल टाइप ऑफ रॉक मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक करके इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं, क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले देखो सर, सॉइल मैकेनिक्स की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स, एक बेसिक डिफरेंस क्या है इन सब में, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। मुझे लगता है अब एकदम क्लियर है आप लोगों को ये सारी बातें। सर पहला, इट डील्स विद द इट डील्स विद द इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन एंड बिहेवियर ऑफ application and behavior of forces on the soil mass। ठीक है, तो सॉइल मास पर हमारे पास लगने वाले फोर्सेस किस तरह से लगे हैं और उनका व्यवहार कैसा है, मतलब वो फिर क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है सॉइल मैकेनिक्स। सेकंड टर्म देखो सर, सेकंड टर्म है सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग, मृदा अभियांत्रिकी। तो सॉइल इंजीनियरिंग का मतलब, हमारे पास है इट इज अ ब्रॉडर टर्म, ये आप कह सकते हो। इट इज अ ब्रॉडर, मतलब बड़ी टर्म है ये। इट इज अ ब्रॉडर टर्म विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस तो लग रहे हैं, उसकी पढ़ाई तो करेंगे। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस along with the site conditions। अब साइट पे, ग्राउंड पे क्या कंडीशन लग रही है, कैसी कंडीशंस हैं, अगर उसको भी हमने साथ में जोड़ लिया तो सर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाती है सॉइल इंजीनियरिंग। कितनी जबरदस्त बात है, बताओ, मजेदार है। नेक्स्ट देखो सर, हमारे पास जियोलॉजी। तो मैंने आपको बताया एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और ऐसी जगह ले जाएंगे कि सॉइल मैकेनिक्स बन जाएगा आपका फेवरेट। तो सर जियोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये विज्ञान की वो शाखा है। ब्रांच मतलब शाखा, साइंस मतलब विज्ञान, तो ये विज्ञान की वो शाखा है दैट डील्स विद द फॉर्मेशन, किसके निर्माण में?
दैट डील्स विद द फॉर्मेशन मतलब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ, दैट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर, दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हो तो वो हमारे पास कहलाता है जियोलॉजी, वो हमारे पास कहलाता है जियोलॉजी। इसके बाद बताओ सर, इसके बाद था एक शब्द हमारे पास रॉक मैकेनिक्स, एक शब्द था हमारे पास रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? रॉक मैकेनिक्स का मतलब होता है जब हम रॉक्स के ऊपर लगने वाले, बच्चा भी पूछ रहा था, रॉक्स के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उसके इक्विलिब्रियम, उसके संतुलन के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखते हैं ऑन द रॉक्स और उसके बिहेवियर की बात करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज योर रॉक मैकेनिक्स। तो when we study about the forces, we study about the forces applied on rocks and study about various types and formation of rocks, various types and फॉर्मेशन ऑफ रॉक, जब रॉक्स के निर्माण की बात करते हैं या रॉक्स के कितने प्रकार होते हैं उसकी बात करते हैं, वो सब रॉक मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस अप्लाइड ऑन रॉक्स एंड स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक, देन इट इज नोन एज रॉक मैकेनिक्स, देन इट इज नोन एज, तब हम इसको क्या बोलते हैं सर? तब हम इसको बोलते हैं रॉक मैकेनिक्स। तब ये सर हमारे पास होता है रॉक मैकेनिक्स। अब जो लास्ट टर्म हमने बात करी सर, कौन सी? सबसे भारी, सबसे बड़ी, वो है हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और यहां पर ही आपका सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, नाम से समझ में आ रहा है, जियो का मतलब अर्थ, जियो का मतलब जमीन, जियो का मतलब मिट्टी, वो होता है जियो, ठीक है, वो होता है जियो, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, ये बड़ी टर्म है, ठीक है। तो लिखो यहां पर सर, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इंक्लूड्स, जो किन किन चीजों को इंक्लूड कर रही है, विच इंक्लूड्स सॉइल इंजीनियरिंग, विच इंक्लूड्स soil engineering, rock mechanics, which includes soil engineering, rock mechanics and geology। जो इन सब को इंक्लूड करता हो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और कभी कभी आपसे इंटरव्यू में हो सकता है ये बात भी पूछ ली जाए कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, तो आप वहां जाके बोलोगे सर सॉइल मैकेनिक्स मेरा फेवरेट है, वो पूछ लेंगे बताओ बेटा सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जियोलॉजी, सॉइल इंजीनियरिंग। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर ही आपका सॉइल मैकेनिक्स भी मिला हुआ है साथ साथ, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है सर रॉक मैकेनिक्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सर व्हाट? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इस तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल क्लियर है क्या बातें? बिल्कुल क्लियर है क्या बातें? बताओ जल्दी से। सर जहां मैकेनिक्स लिखा हुआ आएगा वहां फोर्सेस होंगे ही। बिल्कुल सौरभ, ये तो एकदम बेसिक बात है, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? जब 10वीं क्लास के अंदर मैकेनिक्स पढ़ा, 11वीं में पढ़ा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ा? फोर्सेस के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट का मोशन भी फोर्स ही लगा था तब आपके पास मोशन आया, ठीक है। तो फोर्सेस के बारे में स्टडी को ही तो मैकेनिक्स बोलते हैं, उसी को तो मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बातें हमें यहां तक मुझे लगता है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके हो गई है। अरे क्लियर है? बना पा रहे हो? साथ साथ नोट्स भी बना पा रहे हो? जल्दी से बताओ, साथ साथ नोट्स भी बना पा रहे हो बढ़िया तरीके से? बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है मेरी, वैसे ही मैं इस वाले पेन के चक्कर में आज स्पीड स्लो हो गई है। जो एक्चुअल इसका पेन है वो तो है नहीं आज, ये वाला पेन है इसमें। अब इस वाले पेन से वैसे भी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है,
लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्पीड इससे तो ज्यादा होगी, जो मैं लिख रहा हूं उससे ज्यादा आपकी स्पीड होगी। तो जैसे मैं लिख रहा हूं साथ साथ आप भी बहुत बढ़िया तरीके से लिख रहे होंगे, ठीक है। और अगर स्पीड बेटा इतनी भी तेज नहीं है तो इतनी तो स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। अब ये प्रैक्टिस आपको, ये अभ्यास आपको खुद करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। सर सॉम बहुत वीक है, उससे सॉइल में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कतई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोम पूरा का पूरा सोम नहीं आता है, सोम का कुछ पार्ट आता है। जैसे हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब सोम का कुछ पार्ट आएगा, लेकिन जितना आएगा मैं आपको वो भी बेसिक से ही पढ़ा दूंगा, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सोम पढ़ रहे होंगे तो वो आपको रिवीजन लगेगा एक तरीके से, ठीक है, वो आपको रिवीजन लगेगा। अमर कह रहे हैं सर सॉइल का, अमर कह सॉइल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन सर फिर से। सॉइल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन, सॉइल इंजीनियरिंग का मतलब है जब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं उसके साथ साथ आसपास के वातावरण के बारे में भी बात करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को भी जब इंक्लूड करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कुछ और कंडीशंस आ गया, विंड फोर्सेस आ गए, तो उसका क्या फर्क पड़ता है वो सब हम सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना। एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट है सर, स्पीड एकदम बढ़िया है, इतना ही स्लो रखिए सर, क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है बेटा। इतनी ये जो स्पीड है मेरी आज स्लो स्पीड है थोड़ी, है ना, एकदम स्लो स्पीड है, ताकि आप साथ साथ बैठ के नोट्स बना सको। क्लास के बाद अलग से हेडेक नहीं पालना है किसी तरीके का, वो सब बकवास बातें हैं ना, वो सब बकवास बातें। सौरभ कैंसर थोड़ा और तेज हो जाता तो बढ़िया रहता। नहीं बेटा, इतना इससे ज्यादा तेज नहीं, है ना, इससे ज्यादा तेज नहीं। अगर आपको एसएससी वगैरह क्लियर करना, मेरी स्पीड एक्चुअली बनी हुई है एसएससी मेंस के अकॉर्डिंग। 3 बार मैंने मेंस लिखा है, और जो बच्चे पहले दे चुके होंगे उनको आइडिया होगा कि एसएससी मेंस में 2 घंटे मिलते थे और 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वहां पर चाहिए राइटिंग के साथ स्पीड एकदम तेज, तो वो प्रैक्टिस हो रखी है। लेकिन आपको भी अगर एग्जाम क्लियर करने हैं इतनी स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सब फोर्सेज ऑफ सॉइल मींस विच टाइप ऑफ फोर्सेज? हर तरह के फोर्सेज, फिजिकल फोर्सेज जो आपके पास लग रहे हैं वो वाले फोर्सेज हो गए, हर तरह के फोर्सेज, केमिकल फोर्सेज जो लगते हैं वो भी फोर्सेज हो गए। तो सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। बता दिया है मिलिंद, बता दिया है बेटा, मिलिंद बता दिया है ना, मिलिंद बता दिया है। सॉइल इंजीनियरिंग का मतलब होता है फोर्सेस के साथ साथ आसपास के वातावरण, इससे स्लो नहीं बोल सकता यार, वातावरण, आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है, प्रेशर लगा, फोर्स लगा, पानी का फोर्स लगा, ये सब चीजें वो सब इंक्लूड कर दो तो वो हमारे पास बन जाता है क्या? सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, एसएससी में बेटा अब हो गया है सीबीटी में, हाँ बिल्कुल, अब हो गया एसएससी जो सीबीटी में, इससे पहले नहीं होता, पहली बार ही तो हुआ है, तो आप लोगों के लिए ठीक है इस बार तो। अब पढ़ते हैं सर ओरिजिन ऑफ सॉइल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में। सर ओरिजिन ऑफ सॉइल का मतलब है कि मिट्टी की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है। तो एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, उसके बारे में आपको समझना है कि सॉइल जो ओरिजिन है उसको हम डिफाइन करते हैं एक साइकिल से, और उस साइकिल को बोला जाता है पेडोजेनेसिस साइकिल। क्या बोला जाता है? उस साइकिल को बोला जाता है पेडोजेनेसिस साइकिल। पेडो का मतलब होता है अर्थ, मिट्टी जो पृथ्वी आपके पास होती है, और जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, मतलब उसका निर्माण, मतलब उसका बर्थ, ये आपके पास होता है जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि द ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो सॉइल का ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब समझ रहे हो, सॉइल की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, सॉइल का निर्माण कैसे होता है। सो द ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर कि सर द ओरिजिन ऑफ सॉइल इज डिफाइंड बाय, मतलब इसको परिभाषित किया जाता है, इज डिफाइंड बाय पेडोजेनेसिस साइकिल। अभी नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस नाम, ये डायरेक्ट इसी नाम से क्वेश्चन आते हैं। इज नोन एज डिफाइंड बाय पेडोजेनेसिस साइकिल। सर पेडोजेनेसिस साइकिल से इसको परिभाषित किया जाता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। पेडो का मतलब क्या होता है? सर पेडो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, पेडो का मतलब होता है अर्थ, और जेनेसिस का मतलब है इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति या फिर बर्थ। बर्थ मतलब पैदाइश हो गई उसकी। ठीक है, तो कैसे पैदा होती है? वो पेडोजेनेसिस साइकिल से पैदा होती है। अब क्योंकि ये पूरा एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मतलब जियोलॉजी का ही पार्ट है, जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसी वजह से कृष्णा कह रहे हैं सर एससीजेई मेंस 3 बार क्यों दिए?
क्योंकि बेटा जब एक बार आपका एग्जाम निकल जाएगा और आपको वो जॉब नहीं चाहिए तो आप बार बार से उसमें रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देते रहते हो। ठीक है, तो मैंने भी जब पहली बार निकल गया तो दूसरी बार भी दिया, दूसरी बार निकला तो तीसरी बार दिया, तीसरी बार निकला तो बस सब रुक गए, साथ साथ पढ़ा ही रहे थे, है ना। तो इसको हम क्या बोला जाता है, इसको हम जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जियोलॉजी का मतलब फॉर्मेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया अभी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है सर कि जो पैडोजेनेसिस साइकिल है, पैडोजेनेसिस साइकिल, पैडोजेनेसिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, पैडोजेनेसिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, इज ऑल्सो नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल। तो पैडोजेनेसिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि पैडोजेनेसिस साइकिल जो है अर्थ के ओरिजिन को बताएगा, मतलब सॉइल के ओरिजिन को बताएगा। और पैडोजेनेसिस साइकिल का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज पैडोलॉजी। बिल्कुल, देखो मिलिंद ने बता दिया, स्टडी ऑफ अर्थ को पैडोलॉजी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो सर, अब साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है, कोई सर्कल होगा जरूर हमारे पास। तो देखो कैसा होता है, तो अगर मैं पैडोजेनेसिस साइकिल की बात करूं तो इस चीज को यहां पर याद रखना, और यहीं से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर पैडोजेनेसिस साइकिल कैसी होती है। सर पैडोजेनेसिस साइकिल कैसी होती है, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले साइकिल में यहां पर आएगा आपके पास इरोजन। सर इरोजन का मतलब हमारे पास होता है डिसइंटीग्रेशन या फिर वेदरिंग। तो इरोजन को आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इरोजन को आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है, डिसइंटीग्रेशन, और या फिर वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। ठीक है, वेदरिंग का मतलब भी एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही है, इरोजन, डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग। ठीक है, अब इरोजन, डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग के बाद सर यहां से साइकिल के अंदर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे सर, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन। अभी आगे देखते हैं परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हो, ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हो सर परिवहन। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद सर यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे और ये हमारे पास होता है डिपोजिशन। सर डिपोजिशन का मतलब इकट्ठा करना, डिपोजिशन का मतलब इकट्ठा करना, डिपॉजिट करना। वहां पर बैंक में पैसा इकट्ठा करते हो तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो डिपॉजिट करते हो का मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट करते हो का मतलब सर इकट्ठा करना। ठीक है, और उसके बाद सर यहां पर जो लास्ट हमारे पास स्टेज होता है साइकिल का, वो होता है अपहीवल। वो क्या होता है, वो होता है अपहीवल। सर अपहीवल का मतलब होता है टीला बना देना। क्या बना देना, टीला। ठीक है, अपहीवल का मतलब सर, अपहीवल का मतलब होता है टीला बनना। ये तो बात समझ गए, पैसों का ढेर बना देते हो। फॉर एग्जांपल आपने पैसे डिपॉजिट किए, पैसे इकट्ठे करते जा रहे हो, पैसों का क्या बन जाएगा, टीला बन जाएगा। तो वही आपके पास होता है अपहीवल। क्या होता है सर, अपहीवल। दिस इज नोन एज योर पैडोजेनेसिस साइकिल। ये जो साइकिल आपके पास है, दिस इज नोन एज योर पैडोजेनेसिस साइकिल। तो पहले क्या होगा सर, पहले इरोजन होगा। किसका इरोजन, किसकी वेदरिंग, किसका डिसइंटीग्रेशन, सर रॉक का डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि तरजागी साहब ने यही तो बताया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के टूटने से ही मिट्टी बनती है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, किसका होगा, रॉक का होगा। कैसे कैसे होता है बात करेंगे अभी। उसके बाद किसी ना किसी परिवहन कारक के थ्रू, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के थ्रू वो मिट्टी वहां से उठा के कहीं और ले जाई जाएगी। ये भी बात क्लियर है सर, ले जाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। विंड फोर्सेस हमारे पास, और भी बहुत सारे परिवहन कारक हो सकते हैं, एक एक करके बात करेंगे आगे। तो वो हमारे पास हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद जहां पर भी जाएगा वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके इकट्ठा हो जाएगा, वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसको तीसरा प्रोसेस हमारे पास आता है डिपॉजिट। और डिपॉजिशन के बाद अगर उसी जगह पर सारा और एड ऑन होता चला जा रहा है और आगे ऐड हो रहा है, ऐड होते होते बन जाएगा अपहीवल, मतलब वहां पर बन जाएगा आपके पास टीला। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहां पर पैडोजेनेसिस साइकिल में ध्यान रखनी है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे सर फॉर एग्जांपल ये कोई रॉक है हमारे पास,
ठीक है, ये कोई रॉक है कुछ इस तरीके से। अब इस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से ये पार्टिकल यहां पर आ जाएंगे। तो ये पहला प्रोसेस हमारे पास डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये पहला क्या हो गया सर? डिसइंटीग्रेशन। मतलब हमारा इरोजन हो गया। कैसे हुआ कि ये जो बड़ा सा पत्थर था, ये जो बड़ा सा हमारा रॉक था, इस रॉक से ये पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल सॉइल के यहां आ गए। तो ये आपके पास पहला प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन। फिर यहां से सर क्या हुआ? कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आया, हो सकता है पानी आ जाए, हो सकता है हवा आ जाए, हो सकता है ग्रेविटी से जा रहा हो सकता है बर्फ से जा रहा हो, ग्लेशियर से जा रहा हो, किसी भी तरीके से जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? आगे जाएगा और आगे जाके ये पत्थर जो है वो यहां कहीं शिफ्ट हो गया, ये यहां कहीं शिफ्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन। तो सर डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप डे टू डे लाइफ में इसको जानते हो, इसको देखते हो हमेशा। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहीं एक जगह गया और वहां जाके ये क्या हो गया सर? वहां जाके सर ये इकट्ठा हो गया। तो मान लो यहां पे ये इकट्ठा हो गया है बहुत सारा। ठीक है, ये यहां पे इकट्ठा हो गया है, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, कि एक जगह आके इकट्ठा हो जाना। दिस इज नोन एज डिपोजिशन। तो आपने किसी बुक्स के अंदर ये डायग्राम भी देखा होगा। और डिपोजिशन के बाद में फाइनली एक जगह इकट्ठे होते होते ये क्या करेगा? ये टीला बना देगा ऐसा। ठीक है, एक टीला बना देगा, इसको बोलते हैं अपहीवल। दिस इज नोन एज योर अपहीवल प्रोसेस। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हमें यहां पर फॉलो करना होता है। दिस इज द पैडोजेनेसिस साइकिल। रॉक हुआ, रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा, डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह गया, ट्रांसपोर्टेशन कहलाया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद इकट्ठा हो गया एक जगह, इकट्ठा होने के बाद वहां पे इकट्ठा होते होते एक टीला बन गया, उसको हम बोलते हैं अपीवल। फिर से क्या होगा? फिर से यहां से क्या होगा सर? इरोजन होगा, ये और छोटे पार्ट में टूटेगा, आगे जाके ट्रांसपोर्ट होगा, कहीं और जाके डिपॉजिट होगा और वहां एक छोटा टीला और बना देगा। उसके बाद क्या होगा? इसी तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल बार बार घूमता रहता है। बंटी कह रहे हैं सर ये इरोजन कैसे होता है? बस यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। और देखो यहां से इरोजन कैसे होगा अभी समझो, उससे पहले बताऊंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले इन डायग्राम्स को देखो, ठीक है। डायग्राम सर हमारे पास ये है। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीका है कि सर ये हमारे पास एक रॉक था और इस रॉक के अंदर एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा फॉल्ट आ गया। रॉक के अंदर आपके पास एक माइनर क्रैक्स वहां प्रोड्यूस हो गया। अब सर माइनर क्रैक आएगा तो ऑब्वियसली यहां पर देखोगे तो सर इस माइनर क्रैक के अंदर क्या घुस गया है? सर इस माइनर क्रैक के अंदर पानी घुस गया है। क्या घुस गया सर इस माइनर क्रैक में? इस माइनर क्रैक में पानी घुस गया है। पानी घुसा है तो ये चारों तरफ क्या करेगा? ये चारों तरफ उसके ऊपर, रॉक के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कैसे पता है सर हमें ये? क्योंकि जो स्टैटिक वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, वो अपने हर तरफ बराबर का फोर्स लगाता है और इसी को हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। मैंने क्या कहा था? हाइड्रोलिक्स के लॉज भी आएंगे साथ में। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्टैटिक लॉज। रुका हुआ पानी जो हर जगह क्या होगा? हर जगह हमारे पास फोर्स लगाएगा। तो यहां पर हमें पता है कि ये जो पानी यहां आपके पास आने वाला है वो इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो धीरे धीरे करके यही क्रैक आपका और बड़ा हो जाएगा और फाइनली देखोगे तो सर ये दो टुकड़ों में, पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाएगा। तो एक बड़ा रॉक दो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? डिवाइड कर गया। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द वेदरिंग एक्शन। ये अपक्षय है। दिस इज नोन एज वेदरिंग एक्शन। दिस इज नोन एज इरोजन। ठीक है, वाटर आइस बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वाटर अगर आइस बन गया तो उसको बोलते हैं वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस। उसको हम बोलते हैं वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस। उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर यहां पानी, ये बर्फ बन जाता है, यहां पर बर्फ बन जाता है, तो बर्फ बनने के बाद उसका जो वॉल्यूम है अगर और फर्दर इंक्रीज होता जा रहा है, और पानी आ रहा है और बर्फ बन रहा है, तब भी यहां पर आपको क्या होता है? तब भी यहां पर जो दो रॉक पार्टिकल है वो टूट जाते हैं। दैट इज नोन एज द वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। क्या बोलते हैं उसको? वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। उसके बाद देखो सर, हाँ, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग, मुद्दसीर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो सर, ये हवा के द्वारा ये कारनामा हुआ है कि ये पूरा रॉक था, अब हवा आई और हवा वहां से घूम रही है और सरफेस को क्या कर रही है? सरफेस को इरोड कर रही है। मतलब पार्टिकल उठा के ले जा रही है। उठा के ले गई तो क्या बना सर? पार्टिकल वहां से गायब होते चले गए। तो एक अच्छा खासा रॉक कुछ इस तरह का बन गया। दिस इज नोन एज द वेदरिंग। सर वाटर फोर्स इतना ज्यादा होता है क्या? अरे वाटर फोर्स बहुत, कभी पानी को रोक पाए हो? बताओ जल्दी से, पानी कभी रोक पाते हो? अगर आपके घर के अंदर पानी का रिसाव हो जाए,
अगर घर के अंदर पानी सीपेज करने लग जाए, सीप करने लग जाए, पानी आने लग जाए, तो रोक पाओगे पानी को? बताओ एक बार। अब ये मत कहना सर डॉक्टर फिक्सेड लगाएंगे, वो सारी बातें नहीं कह रहा हूं मैं। क्या पानी के फ्लो को रोक सकते हो? कभी नहीं रोक सकते पानी का फ्लो। कभी देखना आप बाढ़ जब आती है, कितना हैवी फोर्स ऑफ वाटर है, वाटर के फोर्स के सामने कुछ नहीं टिकता, आपके स्ट्रक्चर्स नहीं टिकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, सबको तोड़ फाड़ देता है ये। तो यहां पर सर ये एयर की वजह से हमारे पास हो रहा है। ठीक है, दोनों वेदरिंग मैंने आपको बता दी। अब ये देखो वेदरिंग एक्शन, ये आइस वाला जो आप लोग बात कर रहे थे, ये आइस वाला जो हमारे पास होता है। अब यहां पर देखो सर, यहां हमारे पास ये जो आपका सॉइल है, ये जो रॉक है, इस रॉक के बीच में क्या पानी आ गया, पानी कन्वर्ट हो गया आइस के अंदर। किसके अंदर? बर्फ बन गया। टेम्परेचर हो सकता है डाउन हो जाए, तो टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा तो वाटर जो है अगर 0 डिग्री से कम में चला जाएगा तो आइस बन जाएगा वो। सर वो अगर आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा तो ये क्या करेगा, चारों तरफ इसके ऊपर फोर्सेस लगाएगा। फोर्सेस लगाएगा तो ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग का मतलब जमना, थॉइंग का मतलब पिघलना। तो कभी टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो जाएगा तो पिघल जाएगा, कम होगा तो बन जाएगा। वैसे क्या होगा उसमें वॉल्यूमेट्रिक, कभी एक्सपेंशन कभी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से आता रहेगा। और धीरे धीरे करके ये रॉक के टुकड़े जो हैं वो यहां से बाहर आ जाएंगे। दिस इज नोन एज द वेजिंग एक्शन, जो मैं आपको बताने वाला था। पहला पानी की वजह से, दूसरा ये वेजिंग एक्शन बर्फ की वजह से हो गया, हवा की वजह से आपके पास हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहा है, ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुआ है, ये रासायनिक अपक्षय की वजह से हुआ है। और वहां पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है सर? ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, दिस इज द केमिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल वेदरिंग, इसको आप कह सकते हो। दिस इज द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब रासायनिक अपक्षय आपको देखने को मिल गया। चट्टान का विक्टर, मिट्टी का परिवहन, मिट्टी का जमा, मिट्टी का उपहार। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे पास वेदरिंग एक्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, अब इसी के बेसिस पर एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद दोनों को समझते हैं जबरदस्त तरीके से। अगर मुझे सॉइल को डिवाइड करना है, अगर मुझे सॉइल के बारे में पता करना है, तो जहां पे आइस नहीं बनता है ना, सरफेस टेंशन, कोहेजन फोर्सेस, हाँ बेटा वो सारी चीजें आप फ्लूइड में पढ़ोगे ना। सरफेस टेंशन को हम आगे केशिकात्व में पढ़ेंगे, जो आपके पास कैपिलैरिटी होती है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर और बेटर वे में सरफेस टेंशन को पढ़ोगे डिटेल के अंदर। वहां पूरा चैप्टर ही है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ जितना काम आएगा उतना हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सरफेस टेंशन जब आगे काम आने वाला होगा तब मैं सरफेस टेंशन भी उतना बताऊंगा जितना सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा आपको, है ना। तो यहां पर देखो सर, जब मुझे सॉइल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है तो दो तरीके से सॉइल डिवाइड होती है। पहला सर हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और दूसरी हमारे पास होती है रेसिडुअल सॉइल्स। सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब है अगर किसी भी परिवहन कारक के थ्रू, किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के थ्रू सॉइल जिस रॉक से बना है, मतलब सॉइल का जो पेरेंट रॉक है उसकी जगह से, उसके लोकेशन से कहीं और जाके इकट्ठा हो जाता है और सॉइल बन जाती है इस तरह। हाँ बता रहा हूं पंकज गहहोत्री, केमिकल वेदरिंग डिफाइन कर दीजिए। अभी आ रहा है बेटा, आ रहा है ना। केमिकल वेदरिंग आ रहा है, फिजिकल वेदरिंग अभी तो बताया भी नहीं है मैंने, तो एक टाइप बता, डायग्राम पिक्चर दिखाई है आपको बस, है ना, कि ये फोटोज होते हैं, देखो क्या हो जाता है इनसे, कैसे होता है बताऊंगा मैं। ठीक है ना, हाँ दोनों बताएंगे अभी, डोंट वरी। तो सर पहली बात तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अब लिखवाया भी कहाँ है मैंने, लिखवाया क्या मैंने, नहीं लिखवाया। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं बोलूंगा और लिखवाऊंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सब चीजें आपके नोट्स के अंदर होगी, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, निश्चिंत हो जाओ उस चीज से। लेकिन पूरा ध्यान देखो कि मैं बता क्या रहा हूं, उससे या अगर आपका दिमाग ऐसा चलेगा सर ये रह गया, सर वो रह गया, सर ऐसा वैसा, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ऐसे आप जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अभी तो कॉन्सेप्ट आसान है, हो सकता है आप खुद से सुन के समझ जाओगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट और टफ होते चले जाएंगे तब आपको क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा क्लास के अंदर ही। मुझ पे भरोसा रखो लास्ट तक, और एक बार पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा सर कुछ भी नहीं छूटा है। क्लियर है? हाँ, तो देखो पहली बात तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमारे पास होती है। इसका मतलब होता है कि जब रॉक से किसी भी कारणवश, किसी भी फिजिकल फोर्सेस की वजह से, किसी भी तरीके से, किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की वजह से अगर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन अगर आपके पास जो रॉक डिसइंटीग्रेट हुई है, रॉक में वेदरिंग हुई है और रॉक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट चुका है, और वहीं पर जिस पत्थर से टूट के बना है उसी के लोकेशन के आसपास इकट्ठा हो गया,
उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। ऐसा सॉइल जो बच गया है, जो रह गया है पीछे, उसको कहते हैं रेसिडुअल। पीछे रह जाना, दैट इज नोन एज रेसिडुअल। ठीक है, तो रहना मतलब वहीं पर रह गया, उसी लोकेशन पर रह गया, उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, और बिल्कुल राकेश कुमार साहू कह रहे हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक प्रेफर करूं? अभी कुछ प्रेफर मत करो, अभी कुछ भी प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्लास के साथ साथ मैं क्वेश्चन देता रहूंगा आपको, डीपीपीज आपको डेली मिलती रहेंगी, साथ साथ चैप्टर्स के साथ साथ सारी डीपीपीज ही मिलेंगी। मैंने पहले क्लियर कर दिया है सारी बातें। 750 क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर ही आपको करवा रहा हूं, डीपीपीज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू। इतने क्वेश्चन एक बार ये कर लो, उसके बाद अगर लगे प्रैक्टिस करनी है तो मैं बहुत सारी किताबें बता दूंगा, प्रैक्टिस करते रहना आराम से। पूरा जीवन पढ़ाए, अगर 10 साल पढ़ाई करनी है 10 साल पढ़ाई करते रहना, उससे कोई, मेरा काम यहां है, जो बच्चे 6 महीने पढ़ाई करके 5 महीने पढ़ाई करके नौकरी लेना चाहते हैं, वो बच्चे इस क्लास के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। वो टू द पॉइंट पढ़ाई कराएंगे। जितने क्वेश्चंस, जो किताबें बेटा जहां से भी आप पढ़ोगे, वो सारी किताबें पढ़ रखी है हमने, है ना। वो जितनी जो भी आप रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे, जो मैंने बताई हैं, वो मैंने ऐसे नहीं बताई। रेफरेंस किताबें तो और भी बहुत सारी हैं, जो किताबें मैंने बताई वो मैंने पढ़ रखी हैं। तो आप अगर वहां भी पढ़ोगे तो मुझे पता चलेगा कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है। क्वेश्चन जो है, जो किताबें आप जहां से, जो बुक्स जिनसे क्वेश्चन लगाओगे, वहां से मैं क्वेश्चन लगा चुका हूं, है ना। 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो आपको इतना समय वेस्ट नहीं करना। कोचिंग के अंदर आते हो एक ही पर्पस से आते हो कि सर टाइम बच जाए हमारा, हमें वो सब करने का जरूरत नहीं हो, है ना। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं पड़े कि हम 1.5 साल 2 साल से सॉइल मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो बस ये बात ध्यान रखो। ये मैं आज पहली क्लास में ही ये सारी बातें कर रहा हूं, इसके बाद में बेटा सारी बातें नहीं करूंगा बार बार, ठीक है। मैं सब चीज बता चुका हूं, एकदम पहले 10 मिनट लेके बताया, और क्लास आज लगभग 2 से 3 बार बच्चों ने रोकी है। कोई बात नहीं, पहली क्लास में होता है, थोड़े डाउट्स रहते हैं, थोड़े संदेह रहते हैं, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, लेकिन आगे चल के हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी दुनिया भर की जितनी किताबें आप लोग पढ़ोगे, वो मैं बेटा पढ़ चुका हूं पहले से, और उसी से मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए तैयार करी हैं। बस एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सही तरीके से 90 घंटे का आपका पूरा सब्जेक्ट है, 90 घंटे के सब्जेक्ट बने रहो साथ में, सब क्वेश्चंस कर जाओगे। अगर आपको उसके बाद भी पढ़ने का मन करता है, पीएचडी करने का मन है, आप जो करना जैसे भी करना, मेरे साइड से ओपन है। कोई भी डाउट आए बेटा उस समय पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आए फिर भी पूछ लेना, अगर पीएचडी लेवल का भी आप जाके पढ़ रहे हो तो, क्योंकि हमने एडवांस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई है, एमटेक के बच्चों को भी पढ़ाया है, जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलो वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया है। तो ये सब तो ठीक है ना। फोकस, टू द पॉइंट पढ़ो, अपना समय बर्बाद मत करो। आपने पैसा दिया है अपना समय बचाने के लिए, इतनी सी बात, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना कि आप पढ़ना चाहते तो आप खुद पढ़ सकते थे। लाओ किताब, बैठना शुरू हो जाओ, उस किताब खत्म करोगे 2 साल लग जाएंगे आपको समझने में, समझाने में, है ना। तो ये सब नहीं, आपने क्लास के अंदर आए हो, निश्चिंत रहो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, लास्ट तक क्वेश्चन बन रहे हैं, खुद आगे चल के मुझे मैसेज करके बताना सर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बात खत्म, ठीक है। और सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें भी, ठीक है सर। अब आगे देखो, ये दोनों मैंने समझा दिया है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, यहां से एक टू द पॉइंट आना सारे बच्चे, कि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की, देखो जब भी मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, पूरे सॉइल मैकेनिक्स में कह रहा हूं कि जब भी मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, तो मतलब मैं कहने की बात ये कह रहा हूं कि क्या मैं उस सॉइल को कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूं, क्या मैं उस सॉइल को स्ट्रक्चर बनाने में काम ले सकता हूं, वो होती है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं रेसिडुअल सॉइल की बात कर रहा हूं या मैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की बात कर रहा हूं, तो बेटा रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, किसकी बेटर होंगी और क्यों, ठीक है। किसकी बेटर होंगी सर, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बेटर होंगी, या रेसिडुअल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बेटर होंगी, या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बेटर होंगी। किसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है बताओ जल्दी से, सोच के बताओ, एक कॉमन अपना अंदाजा लगाओ कि सर रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और दूसरा रेसिडुअल सॉइल है, दोनों सॉइल्स में से कौन सी ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसका सर हमारे पास इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होनी चाहिए, वो सर हमारे पास बेटर होनी चाहिए, वो हमें बेटर होनी चाहिए। रेसिडुअल, अमित ने बताया सर रेसिडुअल प्रॉपर्टी। अब देखो, हाँ बिल्कुल रेसिडुअल इज बेस्ट, रेसिडुअल इज बेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसपोर्टेड नहीं बेटा, ट्रांसपोर्टेड नहीं। अगर कोई भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई
तो उस मिट्टी के अंदर पार्टिकल रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था जो होती है पार्टिकल की, बार बार चेंज होता रहेगा। इस वजह से उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आगे चल के हम बात पढ़ेंगे कि जब सॉइल को आप डिस्टर्ब करते हो, जैसे देखो आप एक सेंसिटिव बच्चे हो फॉर एग्जांपल, और आप क्या बोलते हो कि बच्चा एक सेंसिटिव है, मतलब छोटी सी बात का उसको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। तो सॉइल भी आपकी वैसी ही होती है, सॉइल भी वैसी है। सॉइल को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, वो आगे चल के पढ़ेंगे जब हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी को आपने डिस्टर्ब किया है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वजह से ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर जब आपने मिट्टी को एक जगह से दूसरी ले जाए तो ऑब्वियसली उसको डिस्टर्ब तो किया ही है। अगर आपने वैसे डिस्टर्ब किया है तो ताकत क्या हो गई, कम हो गई। अगर ताकत कम हो गई तो हम उसको स्ट्रक्चरल पर्पस या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब सर रेसिडुअल सॉइल जो होती है इट हैज बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देन योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर नोट में साथ में लिखेंगे। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है सर, नोट में एक बार इस पॉइंट को साथ में मेंशन करेंगे क्या कि सर रेसिडुअल सॉइल्स have better engineering property. Residual soil have better engineering और structural properties, दोनों ही बात कह सकते हो। better engineering और structural properties than ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के तुलना में यहां पर हमारे पास रेसिडुअल सॉइल जो रहेगा, वो रेसिडुअल सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी सर, वो आपके पास बेटर रहेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब करने से सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। ये हमारे पास सबसे बड़ी बात है सर। तो दोनों चीजें हमें यहां पर बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो यहां पर सर रेसिडुअल सॉइल का मतलब तो क्लियर है हमें कि जो सॉइल अपनी जगह पर रुक जाए, रॉक के टूटने से उसी जगह पर रुक जाए, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है, उसी जगह रुक जाए तो उसको हम रेसिडुअल प्रॉपर्टी कह देते हैं। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो हमारे पास होंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि कितने तरह के हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं। उससे हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिफाइन होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल परिभाषित होती है। ये बात समझो यहां पर कि जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहां पर सर वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, कौन कौन से ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब कितने तरह के हमारे पास परिवहन कारक होंगे, उनके बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले देखो सर, एक हमारे पास होता है वाटर, मतलब पानी, जल। दूसरा सर हवा, दैट इज एयर। तीसरा सर हमारे पास ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चौथा सर हमारे पास ग्लेशियल्स। फोर्थ हमारे पास क्या रहेगा सर, फोर्थ हमारे पास रह जाएगा ग्लेशियल्स। ठीक है, फोर्थ हमारे पास ग्लेशियल्स। तो ये सारे परिवहन कारक होते हैं। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। ग्लेशियल्स का मतलब आपको पता है, बर्फ जो होती है, ठीक है, हिम पहाड़ जो होते हैं, सब ग्लेशियल्स कहलाते हैं। ये सब हमारे पास क्या होता है सर, ये सब हमारे पास अलग अलग तरह के परिवहन कारक होते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, अलग अलग तरह के परिवहन कारक पे डिपेंड करता हुआ हमारे पास अलग अलग तरह की मिट्टी बनती है, अलग अलग तरह की सॉइल्स बनती है, अलग तरह की मिट्टी बनती है। ये सारे हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं। अगर दो तरह से डिवाइड किया जाए तो इस तरीके से। तो सबसे पहले सर बात कर लेते हैं, एक एक को उठाते हैं और सबके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले, अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपके पास पानी होता है, तो जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह आप ले गए हो और वहां डिपॉजिट करी है, और उसका कारण अगर पानी का मोशन है, इसका मतलब इस तरह की मिट्टी को हम बोलते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं, इस तरह की मिट्टी को हम बोलते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट या फिर जलोढ़ मृदा। क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा। आइस नहीं होगा सर प्रीति, ग्लेशियर्स का मतलब आइस ही होता है ना, ग्लेशियर्स का मतलब आइस ही होता है। ठीक है, तो ये आइस आपके पास होता है, बिल्कुल इस तरह की मिट्टी को हम बोलते हैं, इस तरह की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। तो सर पहली बात कि पहली बात पानी किसे शुरू करते हैं, तो व्हेन
when the transporting agent, तो सर साथ में लिखेंगे, when the transporting agent is water, तब then the soil deposit, तब हमारे पास जो soil deposit होगा, then the soil deposit is known as alluvial soil. तब क्या बोलते हैं सर इसको? शब्द याद रखना, नाम याद रखना. Then the soil is known as alluvial soil, मतलब जलोढ़ मृदा. मतलब मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह की मिट्टी को बोलते हैं alluvial soil, मतलब जलोढ़ मृदा. ठीक है. अब यहां पर देखो, मुझे एक बात बताना है, यहां से एक चीज और समझनी है हमें कि सर अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह की चीजें हैं और ये, ठीक है, तो अगर मैं ये बोल देता हूं, मुझे बात बताओ जल्दी से, कैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मेरे पास है ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये ग्राउंड मेरे पास कुछ इस तरह का है, ये मेरा जो है ये पूरा ग्राउंड सरफेस है जो व्हाइट कलर का दिखाया है, ठीक है, हाँ, और यहां से ये जो हमारे पास आता है ये मैं मान लेता हूं इरोडेड सरफेस है. कैसा सरफेस सर? इरोडेड सरफेस, मतलब जो इरोजन जिसका हो रखा है. अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास जो ग्राउंड सरफेस है यहां पर जब इरोजन होगा और मिट्टी आगे जाके इकट्ठी होगी इस जगह पर, कहीं आगे जाके जब मिट्टी इकट्ठी होगी अलग अलग जगहों पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मिट्टी इकट्ठी हुई, उसके बाद फॉर एग्जांपल सर हमारे पास आगे मिट्टी इकट्ठी हुई, तो जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में छोटे होंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे या फिर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. एक बार मुझे ये वाली बात सोच के बता दो कि सर जब पानी के थ्रू, मान लो ग्राउंड सरफेस था और पानी इसको क्या कर रहा है, इसको पानी इरोड कर रहा है, इसको पानी जो है वेदर कर रहा है, मतलब अपक्ष आपको देखने को मिल रहा है. किसकी वजह से सर ये हमें वेदरिंग देखने को मिल रही है? पानी की वजह से. तो पानी जब सरफेस को इरोड कर रहा है तो यहां इस जो रॉक पार्टिकल हैं इनको छोटे छोटे आगे जाके जमा करेगा. इस पूरी मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा बोलेंगे. ये बात बिल्कुल सही है, एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे. और जब पार्टिकल अरेंज होंगे तब यहां पर बड़े से छोटे में अरेंज होंगे इस डायरेक्शन में, या फिर छोटे से बड़े में अरेंज होंगे. बड़े से छोटे, लार्ज टू स्मॉल, बिल्कुल मतलब सही है. इसका मतलब सर हमारे पास लार्ज टू स्मॉल, मतलब यहां पर सर पहली बात तो यहां पर पार्टिकल साइज बड़ी आएगी, ठीक है, यहां पर पार्टिकल साइज बड़ी आएगी. और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास पार्टिकल साइज क्या होगी, वैसे हमारे पास पार्टिकल साइज छोटी होती चली जाएगी. क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल हैं वो वहीं पर रह जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान होगा पानी के लिए, सेम फोर्स के थ्रू. क्लियर है? तो सर ये हमारे पास जो होगा, तो ये मैं कह सकता हूं कि सर ये जो पार्टिकल है वो सैंड के पार्टिकल हो जाएंगे, सर ये पार्टिकल सिल्ट के हो जाएंगे. आगे और जाओगे तो सर क्ले पार्टिकल होगा. और ये रीजन हमारे पास डेल्टा रीजन बन जाता है, जो कि स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ पानी का लेवल है. ये दिस इज स्टिल वाटर लेवल, ठीक है. तो ये अलग अलग आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल बन जाएंगे. सैंड की साइज कंपैरेटिवली बड़ी होती है. जब आगे चल के हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, उस समय हम देखेंगे एक पूरा साइज चार्ट, अलग अलग पार्टिकल्स को किस रेंज में डाला जाता है. तो यहां देखोगे सैंड वो आपके पास होगा, सिल्ट थोड़ा और छोटी साइज पार्टिकल हो गया, आगे जाओगे क्ले और छोटी साइज के पार्टिकल हो गया. उसके बाद ये एक जगह आके यहाँ रुक जाएगा, मतलब पानी अब यहाँ रुक गया, पानी मूव नहीं कर रहा है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा. क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा बन जाएगा. बिल्कुल क्लियर है. तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से पानी की वजह से, पानी के द्वारा मिट्टी के ट्रांसपोर्टेशन का ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है और इस तरह से बनता है जलोढ़ मृदा. क्या बनता है सर हमारे पास? जलोढ़ मृदा बनता है. ठीक है सर. अब सर पानी जो है ये तो सर आपने बताया, ये मूविंग वाटर, ये तो पानी जो हमारे पास है मूविंग वाटर है, मतलब पानी मूव कर रहा है. इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो लेक्स होती हैं, ठीक है, जो सरोवर होता है, जो लेक्स होती है, लेक्स के ऊपर भी जो डिपॉजिट होता है मिट्टी, तो लेक्स के ऊपर
जो मिट्टी हमारे पास डिपॉजिट होगी उसको हम बोलते हैं लैकेस्ट्राइन सॉइल। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जो लैकेस्ट्राइन सॉइल या फिर सरोवरीय मृदा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है सर, पानी के अंदर ये पॉइंट है कि द सॉइल मिट्टी जो है, द सॉइल डिपॉजिटेड, मतलब ऐसी सॉइल, द सॉइल डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक, एट द बॉटम ऑफ लेक, सरोवर के बॉटम पर जो सॉइल डिपॉजिट हो रही है उसको बोलते हैं, इज नोन एज क्या बोलते हैं? लैकेस्ट्राइन सॉइल। और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, तो नाम याद रखना है, इज नोन एज लैकेस्ट्राइन सॉइल। मतलब सर इसको बोला जाता है सरोवरीय मृदा। ठीक है, इसको बोला जाता है सर सरोवरीय मृदा, लैकेस्ट्राइन सॉइल इसको बोला जाता है। सर डेल्टा किसे बोलते हैं? प्रीति पूछ रही है। बेटा डेल्टा उसे बोलते हैं जहां पानी आपका रुक जाता है। ठीक है, पानी जहां पर स्टिल हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। जहां पर पानी आके रुक गया है, तो वहां पर रुक गया है तो वहां पर क्या होगा? वह मिट्टी जमा होती जाएगी, उसको पोर्शन को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहां लिख रखा है, पहले क्या लिख रखा है? स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ पानी। तो पानी अपने रुके हुए लेवल पे पहुंच जाएगा और मिट्टी वहां जाके जमा हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। अब आगे देखो सर, अगर मैं सरोवरीय मृदा हो गया, समुद्र जो होता है मरीन, तो वहां पर समुद्र के अंदर भी तो मिट्टी कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मरीन सॉइल्स। क्या बोलते हैं? समुद्रीय मृदा, उसको हम बोलते हैं मरीन सॉइल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो कि द सॉइल डिपॉजिटेड इन द सी वाटर, समुद्र में, द सॉइल डिपॉजिटेड इन द सी वाटर इज नोन एज मरीन सॉइल्स या मरीन डिपॉजिट्स, इज नोन एज मरीन सॉइल्स या फिर मरीन डिपॉजिट्स। इसको हम बोलते हैं सर मरीन डिपॉजिट, जो कि समुद्र के अंदर आपके पास अगर बन जाती है। तो पानी से रिलेटेड सारी बातें सर हमने यहां पर कर ली, पानी से सारी बातें होंगी सर। मरीन सॉइल्स को हम लोग बोलते हैं जो समुद्र में अंदर जाके क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। क्लियर है बातें सर? सेकंड हमारे पास परिवहन कारक है एयर, मतलब हवा। अब सर हवा की बात करोगे तो अगर आपके पास सॉइल्स पार्टिकल्स हवा के द्वारा एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके गए हैं और वहां पर सर स्टिल वाटर इंप्योरिटीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी ना बेटा निकुंज? ये वाली जो बातें हैं ना, हाँ ये वाली जो बातें हैं निकुंज, स्टिल इंप्योरिटीज वगैरह, ये आप एनवायरनमेंट में पढ़ना। ठीक है, आज शाम को शायद एनवायरनमेंट भी कुछ बैचेस में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पानी में कितनी इंप्योरिटीज होती हैं, सब चीजें होती हैं, वो सब आप एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वो अलग टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ सर, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को, मृदा को हम बोलते हैं एओलिन सॉइल। इसका नाम भी याद रखना है। तो यहां पर ध्यान रखो कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज एओलिन सॉइल्स। क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलते हैं सर एओलिन सॉइल्स, एओलिन सॉइल्स। और एओलिन सॉइल्स इसको बोला जाता है। जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल हमारे पास लोएस एक एग्जांपल हो गया, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले रेगिस्तानों के अंदर आपने देखे होंगे, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, लोएस। ठीक है, और आपके पास साथ ही साथ देखोगे तो सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले आपने देखे होंगे, रेगिस्तान के अंदर रेत के टीले बनते हैं, तो वो सब भी हमारे पास किसके अंदर आते हैं? वो सब भी एओलिन डिपॉजिट है, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली मिट्टी, उसको हम बोलेंगे क्या? एओलिन डिपॉजिट्स। ठीक है, वो आपके पास मरीन डिपॉजिट्स हो जाएंगे। अब यहां पर देखो एओलिन सॉइल्स हो गया। इसके बाद देखोगे सर लुईस जो होता है, लुईस के बारे में समझना है आपको कि लुईस इज एन एओलिन डिपॉजिट। पहली बात तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लुईस जो होता है वो एक तरह का एओलिन डिपॉजिट है। ठीक है, लुईस एक एओलिन डिपॉजिट है। अब जो लुईस हमारे पास है, एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक बात यहां पर क्लियर रखो कि जितने भी सॉइल्स जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए हैं, उनकी हमेशा ही जो उनका घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, वो हमेशा कम रहेगी।
और जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ता जो होगी हमेशा क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो संपीड़ता हमेशा उसकी क्या होनी है, ज्यादा होनी है, और घनत्वता उसकी कम होनी है। उसकी जो भार वहन करने की क्षमता है, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, वो भी उसकी कम होगी। तो लुईस जो सॉइल हमारे पास आता है, लुईस जो सॉइल हमारे पास आता है सर, इसके अंदर देखोगे तो यहां पर आपके पास इट विल हैव लो डेंसिटी। तो लुईस के अंदर आपको पास लो डेंसिटी होगी सर, इसके अंदर हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्या होगी सर, हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। ठीक है, अपरूपण क्षमता मतलब शियर स्ट्रेंथ वो भी कम रहने वाली है। दैट मींस लो शियर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इसकी प्रॉपर्टी में कि सर इसकी जो परमिबिलिटी होती है, ठीक है, परमिबिलिटी होती है वो आपके पास क्या रहती है, ज्यादा रहती है। मतलब पारगम्यता भी इसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दैट मींस हाई परमिएबिलिटी, पारगम्यता, तो हाई परमिएबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलता है जनरली इन वर्टिकल डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में सर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इनकी जो भार वहन करने की क्षमता होती है सर वो भी कम होती है। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी, तो जो भार वहन करने की क्षमता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी है सर, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम होती है लुईस की। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा। सर सैंड ड्यून का मतलब क्या होता है, निकुंज पूछ रहे हैं। रेत के टीले देख, रेगिस्तान गए हो निकुंज कभी? हाँ, बालू का ढेर, अपेक्षा ने बता दी एकदम बढ़िया तरीके से, बालू के जो ढेर होते हैं उसी को। हाँ, तो ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आज तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद के जो डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बातचीत करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको पूरी क्लास, किस तरह से लगी? इसी तरह से सारी क्लासेस आपकी इंटरैक्टिव रहने वाली हैं, बातचीत करते रहेंगे पूरी डिटेल के अंदर, दोनों ही भाषाओं में, बाइलिंगुअल आपको मैंने बताया है हर चीजें, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी मैंने बताई है बातें। बेटा पहले दिन ही क्वेश्चन, अभी तो आने तो दो वहां तक, है ना, आने दो वहां तक, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी क्लास, अभी जो आज की क्लास है वो एकदम बढ़िया लगी होगी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दो, अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो एक बार हार्ट का सिंबल बना दो सब जगह से। ठीक है, एक बार हार्ट का सिंबल बना दो फटाफट। और इसी तरीके से हम हर सेशन में पूरे 1-1.5 महीना इसी एनर्जी के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ, इसी किस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। आज कुछ जगह हम लोगों ने बातचीत करी है, लेकिन आने वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम ज्यादा बातचीत नहीं, ज्यादा कंटेंट के बारे में बातचीत करेंगे, ज्यादा आपके डाउट्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, एक बार मुझे चैट सेक्शन दिखा दो, बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जितने भी बच्चे इसको पहली क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चल रही थी, जितने भी लाइव हमारे पास बच्चे हैं वो भी आप इन बैचेस में जुड़ सकते हो और सॉइल मैकेनिक्स का पूरा डिटेल में मजा ले सकते हो। शाम को 8 बजे आपकी YouTube पे प्रैक्टिस क्लास भी है, तो वहां पर भी आपको आज ज्वाइन करना नहीं भूलना है। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा और वहां पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं यहां पर, वो टेलीग्राम चैनल यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, यशवंत सर PW @PW यशवंत सर टेलीग्राम चैनल है। यहां पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको आज की क्लास। ठीक है, और मिलते हैं बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल वापस से सुबह मॉर्निंग 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।